400 किलो के एक बेहद मोटे आदमी ने एक बहुत ही कोमल और बेहद खूबसूरत महिला अफसर से शादी कर ली। लेकिन शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी उसने मुझे अपनी एक उंगली तक छूने नहीं दी। मुझे लगा कि वो मेरे मोटापे से घिन करती है, इसीलिए मेरे साथ इतनी रूखी है। जब तक कि एक दिन मैंने उसे उसके बचपन के दोस्त के साथ हाथों में हाथ डाले घूमते नहीं देख लिया, गालों से गाल सटाकर तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा। तब जाकर मुझे समझ आया कि उसने मुझसे शादी करने के लिए इसलिए हाँ नहीं की थी क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी, बल्कि दादाजी के एहसानों तले दबकर की थी। और फिर जब उसकी माँ ने एक बार फिर मेरे मोटापे को ताना मारा और उसे अपने उस बचपन के दोस्त के साथ IVF करवाने की सलाह दी, तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कह दिया, माँ, अगर आप सच में उसे ही अपना दामाद बनाना चाहती हैं, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही सास पहले तो सन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक खुशी सी चमक आ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बस सिर हिलाने ही वाला था कि अगले ही पल मेरी पत्नी का चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ गया। उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ, ये हमारा आपसी मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। और वो सीधा मुझे खींचकर घर से बाहर ले आई। हम काफी दूर निकल आए थे, तब जाकर वो रुकी। उसने बाहें सिकोड़ते हुए मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट नजर आ रही थी। तुम फिर से ये क्या ऊटपटांग बक रहे थे? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मुझे काफी देर तक घूरती रही और फिर बोली, जब मैंने दादाजी से तुमसे शादी करने का वादा किया था, तो मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। मैंने तुमसे तलाक लेने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी ये बात सुनकर मेरे होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा? वाह, वो मुंह से कुछ भी कह सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले जन्म में उसी ने बड़ी बेरहमी से मुझे तलाक के कागज थमाए थे। बिना किसी इशारे के उसने किसी आदेश की तरह तलाक के कागज मेरे सामने रख दिए थे। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, तुम्हारे दादाजी के एहसान भी मैं चुका चुकी हूँ। अब हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। पिछले जन्म में मरते दम तक मुझे ये समझ नहीं आया था कि उसने अचानक तलाक क्यों मांगा, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि मैंने दिन गिन लिए थे। पिछले जन्म में जिस दिन उसने खुद तलाक मांगा था, वो दिन अब करीब ही था। जब वो दिन आएगा तो मैं बिना कोई तमाशा किए खुशी खुशी उन कागजों पर दस्तखत कर दूंगा। उसके बाद के दिनों में मैं अपना वजन कम करने और एक रेस्टोरेंट खोलकर पैसे कमाने में जुट गया। 15 3.50 युआन 3.50 युआन 15। इन सालों में उसके घर पर मेरा यही कुल खर्च रहा है 15। इसे मैं उस पर अपना उधार मान लेता हूँ। एक बार रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगे तो मैं ये 600 युआन कमाकर उसे वापस कर दूंगा। फिर हमारे बीच कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। मैं हर दिन पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। सुबह मुंह अंधेरे दौड़ लगाने के बाद मैं बिना रुके सीधे सब्जी मंडी जाकर सारा सामान खरीदता, फिर रेस्टोरेंट लौटकर फौरन सब्जियां धोता और तैयारी में लग जाता। बस इसी तरह 2 महीने बीत गए और सच में मैंने इस मुजिन रेस्टोरेंट को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया था। इस दिन रात की भागदौड़ से मेरा वजन भी सिर्फ कसरत करने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से कम हुआ। इन 2 महीनों में मैंने अपना पूरा 25 किलो वजन घटा लिया था। दिन भर के काम के बाद ढलते सूरज के साथ मैं अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौट रहा था। मैंने हिसाब लगाया, आज दुकान में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। सारा सामान जल्दी ही खत्म हो गया और मैं भी काम कर करके पसीने से तरबतर हो गया था। पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जाकर नहा लूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे, किसी ने बाहर से अचानक बाथरूम का पर्दा हटा दिया। मैं तो एकदम चौंक गया। मैंने जल्दी से तौलिया उठाया और खुद को ढका। मुड़कर देखा तो तंग कपड़ों में खड़ी उस औरत से मेरी नजरें टकरा गई। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया था। अपनी नजरें हटाना चाहता था, पर मेरी नजरें बेकाबू होकर उसी पर टिकी रहीं और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और तारीफ झलक रही थी। माफ करना। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके कान शर्म से लाल हो गए थे और वो तुरंत बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर बाहर आया, पर मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आंगन में बैठी उसे देखा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई। बस इतना ही कहकर वो चुप हो गई और वहीं आंगन में बैठी मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती रही। उसकी नजरें बेकाबू होकर बार बार मुझ पर ही जा रही थी। सच कहूं तो आजकल मैंने अपने चेहरे का वजन कम कर लिया है, जिससे मेरे नैन नक्श अब साफ दिखने लगे हैं। शायद उसे भी पहली बार एहसास हुआ था कि मैं दिखने में काफी हैंडसम हूँ। तुम इतने पतले कैसे हो गए? आजकल रेस्टोरेंट के काम में बहुत बिजी रहता हूँ ना, तो पता ही नहीं चला कि वजन कब कम हो गया। हम दोनों के बीच अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई।
मैंने नजरें झुकाते हुए जल्दी से कहा, मैं नहा चुका हूँ, तुम भी जाकर नहा लो। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई, मैंने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया ताकि अपने चेहरे की उस शर्म और गर्माहट को कम कर सकूं। आज वो नहाने में रोज की तुलना में कुछ ज्यादा ही समय ले रही थी। जब तक मैंने कमरे में बैठकर रेस्टोरेंट का आज का सारा हिसाब किताब पूरा किया, तब जाकर वो बाहर आई। मैं पैसे गिनने में मगन था। मुझे जरा भी भनक नहीं लगी कि वो कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी मेरे कानों में उसकी मीठी सी हंसी गूंजी। लगता है तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। मैं एकदम से चौंक गया और घबराहट में तुरंत अपनी हिसाब की डायरी बंद कर दी। हाँ, ठीक ही चल रहा है, पर सच कहूँ तो कमाई काफी अच्छी थी। सिर्फ 2 महीनों में अपनी लागत निकालने के बाद और गिरवी रखे उस लॉकेट को छुड़ाने के पैसे निकालने के बाद भी मुझे 150 रुपए और 63 पैसे का सीधा मुनाफा हुआ था। बस 449 रुपए और 37 पैसे और फिर मैं उसका सारा एहसान चुका दूंगा। मेरी आंखों में एक नई चमक थी जो मेरे पहले वाले उस बुझे बुझे से चेहरे से बिल्कुल अलग थी। ये देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। उसने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, क्या अब हमें भी एक बच्चा कर लेना चाहिए? उसे लगा कि ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, पर उसे क्या पता था कि उसके कहने का मतलब समझते ही मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने सीधा उसे मना कर दिया, अभी रहने देते हैं ना, मैं रोज दिन भर काम में उलझा रहता हूँ और तुम्हें भी तो ट्रेनिंग करनी होती है। बच्चा होने के बाद कितनी दिक्कतें आएंगी। ये कहते हुए मैंने झट से अपनी डायरी उठाई और वहाँ से बाहर जाने लगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कहीं तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ, बगल वाले कमरे में सो जाता हूँ। वो महिला अफसर जिसने आज तक अपने पति को खुद को छूने तक नहीं दिया था, आज पहली बार उसने खुद पहल की थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ कोरा जवाब ही मिला। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, अगर तुम मुझसे बच्चा नहीं चाहते रहने दो, लेकिन मियाँ बीवी का अलग अलग कमरों में सोना अच्छा थोड़ी लगता है। मैं सुबह जल्दी उठता भी हूँ, शोर से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस अपने होंठ भींचे और फिर आगे कुछ नहीं कहा। उसके कुछ समय बाद मेरी दुकान का कामकाज और भी बढ़िया चलने लगा। मैंने एक हेल्प भी रख लिया था और मेरे और उसके बीच हमारी आपस में भी ठीक ठाक बनने लगी थी। मेरा वजन भी दिन ब दिन कम हो रहा था। अब वो मेरे साथ पहले से कहीं ज्यादा प्यार और परवाह से पेश आने लगी थी। जब भी वक्त मिलता वो मुझे दुकान से घर ले जाने आ जाती। यहाँ तक कि वो मुझे नए खुले मॉल में भी ले गई। कहने लगी कि मेरे लिए सोने की अंगूठी खरीदेगी। शादी के वक्त बहुत जल्दबाजी थी और आजकल तो शादी की अंगूठी पहनने का रिवाज भी है। हम भी पहन कर देखते हैं। सच कहूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला तो वो झूठ होगा। पिछले जन्म में मैं हमेशा से ही तो उसे ऐसे देखना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में बची थोड़ी सी समझदारी ने मुझे तुरंत होश में ला दिया। मैंने ना में सिर हिलाया। मुझे गहने पहनना पसंद नहीं है। मैं पिछले जन्म की तरह खुद को एक ही गड्ढे में 2 बार गिरने नहीं दूंगा। दिन गिने तो अब 23 सितंबर आने में बस 3 ही दिन बचे थे। पिछले जन्म में यही वो दिन था जब उसने अचानक से मुझसे तलाक मांग लिया था। मैं वो गलती दोबारा बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। 22 सितंबर की शाम को मैं पीछे रसोई की सफाई कर रहा था। बस आखिरी गाहक के खाना खत्म करने का इंतजार था ताकि दुकान बंद कर सकूं। लेकिन तभी वो गाहक खाना खाकर उठा और 2 कदम भी नहीं चला था कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपने हेल्पर के साथ मिलकर उसे पास के अस्पताल ले गया। शुक्र है कि कोई खतरे वाली बात नहीं थी। जब उस गाहक के घर वाले आ गए और मैंने उन्हें सब समझा दिया तो मैं और मेरा हेल्पर वहाँ से निकल गए। मैं घर जाने ही वाला था कि पलटते ही मैं अपनी जगह पर सुन्न रह गया। मेरे ठीक सामने मेरी बीवी का वो बचपन का दोस्त खड़ा था और उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो सबके सामने उसे अपनी बाहों में थामे मैटरनिटी वार्ड की तरफ से बाहर आ रहा था। वो मैटरनिटी वार्ड में क्या कर रही थी ना जाने मुझे क्या हुआ। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा और अस्पताल के बाहर तक आ गया। हवा के साथ उस आदमी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तुम फिक्र मत करो, इस बच्चे के पैदा होने के बाद मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुनना पड़ गया। मेरे कानों में बस सन्नाटा गूंजने लगा। मैंने एक ही झटके में सारी कड़ियों को जोड़ लिया। मुझे अचानक सब समझ आ गया। पिछले जन्म में भी ठीक इसी वक्त उसने मुझसे तलाक की बात कही थी। जो बातें मुझे पहले कभी समझ नहीं आई, आज वो सब शीशे की तरह साफ हो गई थी। तो मतलब पिछले जन्म में उसने तलाक इसलिए मांगा था क्योंकि उसके पेट में किसी और का बच्चा था और उसे शादी करने की जल्दी थी। एक भयानक घुटन सी मेरे सीने में उठने लगी। मुझे लगा था कि मैंने खुद को हर चीज के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन सच तो ये था कि आज भी मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। मेरे शरीर का सारा खून बर्फ की तरह जम गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शादीशुदा होते हुए भी इतनी घटिया हरकत कर सकती है।
मेरे सीने पर जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया हो। मैं सीधा उनके पास गया और तल्ख आवाज में पूछा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? दोनों मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गए। उस आदमी ने तुरंत उसे अपने पीछे छुपाया और अकड़ते हुए बोला, तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे बात करो। उसने माथा सिकोड़ा और फौरन उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो मुझे शकी नजरों से देखने लगी। तुम पहले शांत हो जाओ। उसकी इस छोटी सी हरकत ने मेरे सीने में एक सुई सी चुभो दी। इतने दिनों से उसका वो प्यार और परवाह सब एक ढोंग था। मुश्किल वक्त आने पर उसका दिल हमेशा किसी और के लिए ही धड़कता है। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं था और वो पहले ही मुझसे बचने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, पीछे से एक नर्स भागते हुए बाहर आई। क्या मरीज के घर वाले अभी यहीं हैं? आप अपनी रिपोर्ट भूल गए। उसने मुझे एक गहरी नजर से देखा। मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें सब समझाती हूँ। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई, लेकिन मेरे सामने खड़ा वो आदमी चलकर मेरे पास आ गया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जीजा जी माफ करना, मैंने त्योरियां चढ़ाई। मुझे अभी भी उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। तभी वो अचानक पीछे हटा और चिल्लाया, जीजा जी आपने मुझे धक्का क्यों दिया? और अगले ही पल वो सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मेरी तो सांस ही अटक गई। अगले ही पल उस औरत की गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, पागल हो गए हो तुम? वो भागते हुए उसके पास गई, खून से लथपथ पड़े गुशु हेंग को उठाया और अस्पताल के अंदर की तरफ दौड़ी। 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने डॉक्टर बाहर आए, एक लंबी सांस ली और बोले, मरीज अब खतरे से बाहर है, बस दिमाग में थोड़ा खून जम गया है, आगे चलकर ध्यान रखना होगा। उसी वक्त अंदर से गुशु हेंग की आवाज आई। मैं कॉरिडोर में खड़ा था, मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था, मेरा गला रुंध गया था। मैं बार बार बस यही बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लेकिन सु मेंग्याओ ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने डरावनी और ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, शेन यीफेंग, मुझे लगा था तुम सुधर गए हो, पर तुम तो अपनी घटिया हरकतों से बाज आने वाले नहीं। शुहेंग ने अभी बताया कि वो जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है वो मैं नहीं हूँ। नशे में उससे गलती से किसी और को बच्चा ठहर गया था। उस बच्चे को अब हम दोनों मिलकर पालने वाले थे। लेकिन तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुमने शुहेंग को सीधा सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसकी इन चंद बातों का एक एक लफ्ज मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगा। मैंने अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीसते हुए दोबारा कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं ये बात चाहे जितनी बार भी बोल लेता। सु मेंग्याओ की आंखों में सिर्फ नफरत और बेरुखी थी। तभी एक नर्स गु शुहेंग को वार्ड से बाहर ले आई। सु मेंग्याओ तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। उसने मेरी तरफ एक बार पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी वो बेरुखी, वो दूरी, मैंने उसकी आंखों में ऐसा ठंडापन पहले कभी नहीं देखा था। मैं वहीं बुद्ध बनकर खड़ा रह गया और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर मैंने शुरू में इस औरत में ऐसा क्या देखा था। घर वापस आकर मैं बस ड्राइंग रूम में सुनने बैठा रहा। पूरी रात मैं सोया नहीं। उस जमाने में कहीं सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे, तो मेरी बेगुनाही साबित करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते बाहर दिन निकल आया। तब जाकर मैं उठा, मुंह धोया और जल्दी से बाहर निकल गया। चाहे जो हो जाए, मुझे अपना रेस्टोरेंट तो खोलना ही था। लेकिन किसे पता था कि उसी दिन गु शुहेंग की माँ कुछ गुंडों को लेकर आएगी और मेरी पूरी दुकान तहस नहस कर देगी। उसकी माँ वहीं जमीन पर बैठ गई और छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगी, ये मोटा सान तो एक कातिल है, इसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। ऐसे खूनी के ढाबे पर तुम लोग खाना कैसे खा सकते हो? अगर इसका दिमाग सटक गया ना, तो ये छुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटेगा। सारे ग्राहक डर कर भाग गए। उसके बाद कोई भी मेरी दुकान पर खाना खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिस रेस्टोरेंट को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो रातों रात एक ऐसी जगह बन गया जहां आने से लोग कतराते थे। मैंने अपने कर्मचारियों को उनकी पगार दी और उन्हें वापस घर भेज दिया। फिर अकेले ही दुकान का सारा बिखरा हुआ सामान समेटा और अपना टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए वापस घर आ गया। सु मेंग्याओ डाइनिंग टेबल पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने काफी देर तक बेहद रूखेपन से मेरी तरफ देखा। मैं तैयार हूँ, तुम मैरिज सर्टिफिकेट ले आना, हम कल सुबह ही बेस पर जाकर रिपोर्ट कर देंगे। ये कहते हुए उसने तलाक की अर्जी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी सांसें जैसे अटक सी गईं। उस कागज पर लिखे वो चुभने वाले शब्द देखकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। पिछले जन्म की यादों वाली वो तलाक की अर्जी आखिरकार आज की इस सच्चाई से मेल खा ही गई। मैंने बस खुद पर ही एक खोखली सी हंसी हंस दी। ऐसा तो होना ही था। जिस दिन मुझे ये दूसरा जन्म मिला था, क्या मैंने उससे अलग होने की तैयारी नहीं कर ली थी? कुछ देर बाद मैंने बड़ी शांति से हाँ में सिर हिला दिया। सु मेंग्याओ की आंखों में हैरानी की एक चमक दिखी। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। अगली सुबह तय किए गए समय पर हम दोनों रिपोर्ट करने के लिए बेस पर पहुंच गए।
पिछले जन्म की उन मुश्किलों के उलट इस बार तलाक की कागजी कार्रवाई हैरतअंगेज तरीके से बहुत आसानी से पूरी हो गई। रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकलते ही सू मेंग्याओ ने फैमिली कंपाउंड वाले हमारे घर की तरफ देखा और बोली, तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, मैं अपना सामान निकाल लूंगी। मैंने पिछले जन्म जैसे उस हूबहू तलाक के कागज को अपनी उंगलियों में कसकर दबाया और ना में सिर हिला दिया। नहीं, मैं अब वहाँ नहीं रहूंगा। अब जब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा ही नहीं रहा तो किसी और के घर में रहने का कोई तुक नहीं बनता। सू मेंग्याओ ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? वापस अपने गांव? इतना कहकर मैं पलटा और भारी कदमों से वहाँ से चल दिया। गु शूहेंग की माँ ने इतना बखेड़ा खड़ा किया था कि अब रेस्टोरेंट चलाना नामुमकिन हो गया था। मजबूरन मुझे उसे बंद करना पड़ा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी मेरा हश्र मेरे पिछले जन्म से कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं तो बस स्टैंड जाकर गांव लौटने का टिकट लेने ही वाला था, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन के पास से गुजरा तो अचानक मुझे लू जियान की याद आ गई, जिसने कुछ समय पहले मुझे शंघाई आकर काम करने का न्योता दिया था। पिछले जन्म की तरह गांव वापस जाकर खाली बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से तो लाख गुना बेहतर है कि मैं शंघाई जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। एक ऐसी जगह जहां कोई मुझे न जानता हो और जहां मैं एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। फैमिली कंपाउंड वाले घर लौटकर मैंने लू जियान का नंबर ढूंढा और उसे संभाल कर रख लिया। फिर अपना हिसाब किताब निकाला और एक एक पैसे गिने। दुकान से हुई कमाई ठीक 670 युआन और 86 फेन थी। सू मेंग्याओ का कर्ज चुकाने के लिए ये काफी था। बाकी बचे 70 युआन शंघाई तक की ट्रेन की टिकट के लिए बहुत थे। मैं पहले से बहुत ज्यादा दुबला हो चुका था, इसलिए सामान बांधते वक्त मैंने सिर्फ वही कपड़े रखे जो अब मुझे फिट आते थे। बाकी बचे पुराने कपड़ों को मैंने कबाड़ में 10 युआन में बेच दिया। मेरे पास बचा ही क्या था, बस नाम मात्र का सामान, जो एक छोटे से बैग में आ गया। अपना बैग उठाकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने उस पूरे आंगन पर एक आखिरी नजर डाली। पिछले जन्म में मुझे लगता था कि ये घर जिंदगी भर के लिए मेरा है। तब मैं तलाक के बाद भी बेशर्मों की तरह यहीं डटा रहना चाहता था और आखिरकार सू मेंग्याओ ने मुझे मेरे सामान के साथ धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। पर इस जन्म में उसने खुद आगे बढ़कर ये घर मुझे देने की बात कही, लेकिन अब मेरे दिल में इस जगह के लिए कोई मोह नहीं बचा था। मैंने फैमिली कंपाउंड के घर की चाबियां, हमारी 3 साल की शादी के खर्चों का हिसाब किताब और कपड़े में लिपटे पूरे 600 युआन सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े शंघाई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। सू मेंग्याओ और मेरे बीच का इस जन्म और पिछले जन्म का सारा हिसाब अब चुकता हो चुका था। अब हमें एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं देखनी थी। उसी वक्त अस्पताल के एक वार्ड में सू मेंग्याओ बेहद गंभीर चेहरे के साथ फलों की टुकड़ी लिए गु शूहेंग के कमरे की तरफ जा रही थी। वो दरवाजे से अंदर कदम रखने ही वाली थी कि तभी अधखुले दरवाजे के अंदर से उसे गु शूहेंग और उसकी माँ की बातचीत सुनाई दी। इस बार तो मेंग्याओ और उस मोटे का तलाक पक्का है ना? गु शूहेंग की आवाज में एक शातिर हंसी थी। अरे बिल्कुल, मेरी इतनी मेहनत जो लगी है। मैंने ही तो उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के बहाने यहाँ बुलाया था और फिर बड़ी चालाकी से उस मोटे पर मुझे सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। मेंग्याओ ने तो कह दिया था कि तलाक के बाद वो मुझसे ही शादी करेगी। एक भरपाई के तौर पर एक एक शब्द उसके कानों में साफ साफ गूंज रहा था। सू मेंग्याओ ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि झूठ बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बचपन का दोस्त निकलेगा। उसने झटके से दरवाजा धक्का देकर खोला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए तुम लोगों ने एक इंसान की जान को ही मोहरा बना लिया। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। उसका बस चलता तो वो अंदर जाकर उस माँ बेटे की बोटी बोटी नोच लेती, पर ठीक उसी पल उसकी शर्ट की जेब में रखा वो तलाक का कागज मानो किसी दहकते हुए लोहे की तरह उसके सीने को जलाकर राख कर रहा था। सू मेंग्याओ का पूरा शरीर सिहर उठा और देखते ही देखते उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। तो इसका मतलब उसने सच में मुझे गलत समझा था। तभी उसे अचानक याद आया कि मैंने गांव लौटने की बात कही थी। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। सू मेंग्याओ ने हाथ में रखे फल वहीं फेंक दिए और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह अस्पताल से घर की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, पूरे घर में सन्नाटा पसरा था और मेरा एक एक सामान वहाँ से गायब था। मेज पर सिर्फ मेरी चाबियां रखी थी और कपड़े में लिपटा हुआ पैसों का एक बंडल और साथ में एक डायरी। सू मेंग्याओ ने कांपते हुए हाथों से उस डायरी को उठाया। उसमें हमारी शादी के इन 3 सालों में मेरे ऊपर खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब लिखा था और सबसे आखिर में मेरा छोड़ा हुआ एक संदेश था। सू मेंग्याओ, ये पूरे 600 युआन हैं। बिना एक पैसे की हेराफेरी के मैंने तुम्हें सब लौटा दिया है। अब से हमारे बीच कोई हिसाब बाकी नहीं है। वो भागते हुए मुझे ढूंढने मेरे रेस्टोरेंट भी गई, लेकिन वो भी बंद हो चुका था।
उसे लगा कि मैं अपने गांव लौट गया हूँ, तो वो रातों रात मेरे पीछे वहाँ भी पहुँच गई। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि मैं आखिर कहाँ चला गया। सू मेंग्याओ मुझे पागलों की तरह बहुत दिनों तक ढूंढती रही, लेकिन उसे मेरी कोई खबर नहीं मिली। 1988 शंघाई का यूनखाई युएमिंग रेस्टोरेंट। सू मेंग्याओ इस बार काम के सिलसिले में शंघाई आई हुई थी। अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद उसका एक फौजी दोस्त जिद करके उसे यहाँ ले आया। वो कह रहा था कि ये शंघाई का सबसे मशहूर और पुराना रेस्टोरेंट है। मेंग्याओ यहाँ के मालिक के हाथों में सिर्फ जादू ही नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी और शक्ल सूरत बिल्कुल किसी हीरो जैसी है। लिख कर ले लो, तुम्हारा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। अपने उस दोस्त की जिद के आगे हारकर सू मेंग्याओ को ना चाहते हुए भी उसके साथ आना पड़ा। प्राइवेट रूम में एक के बाद एक कई शानदार डिशेज परोसी गयी। उसका दोस्त सिर झुकाकर बस खाने में ही मगन था। सू मेंग्याओ ने भी बिना किसी दिलचस्पी के चॉपस्टिक से एक निवाला चखा, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। उसे उस खाने में एक जाना पहचाना स्वाद महसूस हो रहा था। उसके दिल में अचानक एक उम्मीद सी जागी। सू मेंग्याओ ने झट से अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर रखी और बेचैनी से बोली, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। जैसे ही वेटर रूम से बाहर गया, उसके दोस्त ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, ओहो मेंग्याओ, लगता है तुम्हारे बंजर दिल में भी फूल खिलने लगे हैं। लेकिन सू मेंग्याओ ने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और एक लंबे, चौड़े और बेहद अट्रैक्टिव आदमी ने अंदर कदम रखा। सू मेंग्याओ झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और एक तक सामने खड़े उस इंसान को घूरने लगी। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। सू मेंग्याओ को इस तरह अपने सामने देखकर मेरी आंखों में भी पल भर के लिए हैरानी झलक उठी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मेरा सामना मेरी एक्स वाइफ से होगा। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। एक अरसा हो चुका था। मुझे अब उन पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहिए था। मैं पल भर के लिए खामोश रहा और फिर कदम बढ़ाते हुए उस रूम के अंदर चला गया। काफी वक्त हो गया। सू मेंग्याओ बड़ी ही उलझी हुई नजरों से अपने सामने खड़े उस आदमी को देख रही थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने मुझे पूरे 5 साल तक पागलों की तरह ढूंढा था। किसने सोचा था कि हमारी मुलाकात यूं अचानक इस जगह पर होगी। उसने गहरी सांस ली। बहुत दिनों बाद मिले। साथ ही वेन जेंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सू मेंग्याओ इस बॉस को जानती है। वो तुरंत मुस्कुराया, अरे तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मैं भी सोचूं कि मेंग्याओ को बॉस से क्यों मिलना है, तो असल में उसे एक जानी पहचानी महक आ गई थी। ये सुनकर मेरी आंखों में एक समझ की चमक आ गई। तो ये बात है, लगता है इतने सालों बाद भी वो मुझे भूली नहीं है। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी हंसी आई। क्या सच में जो हासिल नहीं होता वही सबसे ज्यादा याद आता है। कुछ सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, तो अब मैं पहले की तरह जज्बाती नहीं रहा। अब मैं अपनी असली भावनाएं आसानी से बाहर नहीं आने देता। लगता है ये महज इत्तेफाक है। आज का खाना मेरी तरफ से, तुम लोग आराम से खाओ, और कुछ खाना हो तो शैंकेच शंघाई वेटर को बोलकर मंगवा लेना। शैंकेच शंघाई, मैं थोड़ा काम देख लूं। शैंकेच शंघाई। वेन जेंग कुछ और कहना चाहता था, पर सू मेंग्याओ बोल पड़ी, क्या काम के बाद हम थोड़ी बात कर सकते हैं। वेन जेंग ने अपनी भौहें उठाई और सू मेंग्याओ की तरफ देखा। कहीं इस लड़की को बॉस से प्यार तो नहीं हो गया। उसे पहले से पता था कि मेंग्याओ का तलाक हो चुका है और उसके बाद से उसने दोबारा शादी करने से साफ मना कर दिया था। सीनियर उसे हर बार ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश करते, पर वो हर बार टाल देती। किसने सोचा था कि वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही है। वेन जेंग की नजरों का मतलब सू मेंग्याओ समझ रही थी। अगर कोई और दिन होता तो वो पक्का उसे कोहनी मार देती, पर अभी वो इंसान सामने था जिसे मैं दिन रात याद करती थी। अभी उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान दी। अब हमारे बीच बात करने को बचा ही क्या है। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं आने दिया। मैं पहले की तरह ही बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे काम के बाद घर पर कुछ जरूरी काम है, तो बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक उसी वक्त रेस्टोरेंट का मैनेजर मेरे पास आया और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, बॉस 18 नंबर की टेबल पर एक कस्टमर है। उसकी बात सुनकर मैंने त्योरियां चढ़ाई और सू मेंग्याओ और वेन जेंग को इशारा करके वहाँ से निकल गया। मेरे जाते ही वेन जेंग ने सू मेंग्याओ को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब समझा कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर क्यों नहीं जाती, तो तुम्हारे दिल में कोई और बसा है। जब इस बॉस जैसा आदमी हो तो जाहिर है तुम्हें कोई और पसंद नहीं आएगा। क्या शानदार कद काठी और चेहरा है। ये तो सीधा टीवी पर आकर हीरो बन सकता है। सू मेंग्याओ ने उसे घूर कर देखा। वो मेरा एक्स हस्बैंड है। क्या वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड कैसे हो सकता है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड तो मोटा सा था ना। ये सुनकर सू मेंग्याओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कैसे पता। वेन जेंग मेरे जाने के 1 साल बाद किसी और यूनिट से उसके ऑफिस में ट्रांसफर होकर आया था।
कायदे से देखा जाए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। वेन झेंग ने तुरंत अपनी चुप्पी साध ली। उसे एहसास हो गया था कि उसके मुंह से सच निकल गया है। मैंने बस उन लोगों को बात करते हुए सुना था। कौन लोग? वही सीनियर और बाकी लोग। सीनियर और बाकी लोग? उसका ये रवैया देखकर वेन झेंग समझ गया कि आज बात घुमाने से काम नहीं चलेगा, तो उसने सच उगलना ही बेहतर समझा। दरअसल कुछ साल पहले की बात है, जब हम सब कैपिटल हॉस्पिटल गए थे, तब मैंने कुछ नर्सों को इसके बारे में बात करते सुना था। ये सुनते ही सू मेंग्याओ की त्योरियां और चढ़ गयी। कैपिटल हॉस्पिटल, एक ही पल में उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या ये गुशु हेंग की कोई नई चाल थी, या फिर वो नर्सें बस ऐसे ही गपशप कर रही थी? उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सख्ती से पूछा, तुम जरा ध्यान से सोचा कर बताओ, उन नर्सों में क्या गुशु हेंग नाम का कोई था? कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। गुशु हेंग की उन घिनौनी हरकतों को वो आज तक नहीं भूली थी। अगर उसकी वजह से न होता तो वो मुझे गलत नहीं समझती और हम दोनों 5 साल तक अलग नहीं रहते। ये सब सोचकर सू मेंग्याओ का चेहरा और भी उतर गया। वेन फैंग ने उसे इतना गंभीर देखा तो वो भी ध्यान से याद करने लगा। मुझे याद है, जब हम दोनों मिशन से वापस आए थे तो तुम्हें देखकर कुछ युवा नर्सें आपस में बात करने लगी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तभी एक मेल नर्स ने कहा कि तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम्हारा पहला पति एकदम कामचोर, मोटा और बहुत ही गुस्सैल था। उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी और उसकी नीयत भी बहुत खराब थी। इसके आगे वेन फैंग कुछ और कहता, लेकिन सू मेंग्याओ का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखकर उसकी आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये सब सुनकर सू मेंग्याओ सच में आग बबूला हो गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और कुछ देर बाद खुद को शांत करते हुए वो बोली, ये सब बकवास है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपनी मर्जी से उससे शादी की थी और उस वक्त वो बस थोड़ा सा जल्दबाज था, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग कहते हैं। वेन फैंग को भी लगा कि वो नस कोरी बकवास कर रहा था। उसने अभी अभी जिस रेस्टोरेंट के मालिक को देखा था और जिस एक्स हस्बैंड की बात वो नस कर रहा था, वो दोनों बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। धोखा खाने के एहसास से उसका खून खौलने लगा। उस मेल नर्स का दिल सच में बहुत काला है। वो जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा था। सू मेंग्याओ ने तिरछी निगाहों से वेन फैंग को देखा। अगली बार जब हम राजधानी के अस्पताल जाएंगे तो तुम मुझे उस आदमी की पहचान करवाना। मैं भी तो देखूं, कहीं ये गुशु हेंग की ही कोई नई चाल तो नहीं। मैं पक्का उसे पहचान लूंगा। उधर सू मेंग्याओ ने खाने से भरी मेज को देखा। उसकी भूख पूरी तरह से मर चुकी थी, लेकिन ये सारा खाना मैंने बनाया था, इसलिए उसने फिर से कटोरी उठाई और खाने लगी। इसी बीच उसने वेटर को अंदर बुलाया ताकि वो इन सालों में मेरी जिंदगी के बारे में पूछ सके। खाना खत्म करने के बाद उसने वेन झेंग को पहले अकेले वापस भेज दिया। वेन झेंग ने उसे मैं समझ गया वाली नजरों से देखा और रेस्टोरेंट से चला गया। और सू मेंग्याओ रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरे काम से फ्री होने का इंतजार करने लगी। मैंने 58 टेबल के ग्राहकों का काम निपटाया और रेस्टोरेंट के मैनेजर को ऑफिस में बुलाया। मैंने उसे कुछ हिदायतें दी। मैनेजर के बाहर जाने के बाद कैशियर दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। बॉस, एक महिला अफसर काफी देर से दरवाजे पर खड़ी रास्ता रोक रही है। इससे हमारे काम में रुकावट आ रही है। क्या मैं उसे वहाँ से हटा दूं? मैंने सिरदर्द से अपनी भवें सिकोड़ी। मुझे पता था कि वो कौन है। मैंने हार मानते हुए हाथ हिलाया और कहा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। कैशियर को बाहर भेजने के बाद मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेला रह गया था। मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे कुर्सी के हत्थे को थपथपाने लगा। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि सू मेंग्याओ के लिए मेरे दिल में क्या है। हमारे तलाक को इतना समय हो गया था, लेकिन उसके अचानक वापस आने से मेरी शांत जिंदगी में फिर से हलचल मच गई थी। पुरानी बातों को याद करके ही मेरा सिर फटने लगता है, लेकिन एक बात तो तय थी, मैं अपनी इस सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पर उसका यूं दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करना भी कोई हल नहीं था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। इसलिए अगर आज वो मुझसे नहीं मिल पाई तो कल फिर वापस आ जाएगी। आखिर मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ से कैसे भगाऊं? मैंने परेशान होकर अपना सिर हाथों से पकड़ लिया। अचानक मेरी नजर मेज पर रखे मोटोरोला फोन पर पड़ी। मेरी आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, यही सही रहेगा। सू मेंग्याओ रेस्टोरेंट के बाहर काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। तभी उसने मुझे दरवाजे पर आते देखा। वो थोड़ी सीधी खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसके कदम रुक गए और उसकी नजरें सामने एक ही जगह टिक गईं। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली, क्योंकि उसके सामने मैं बड़े ही खुश मिजाज के साथ एक बेहद खूबसूरत और शांत सी दिखने वाली लड़की के पास जा रहा था। और मुस्कुराते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने प्यार से उस लड़की का नाम पुकारा
तो वो आवाज उसके कानों में किसी कांटे की तरह चुभी। तांग तांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो अब कहाँ घूमने चले? उस लड़की ने भी बड़े प्यार से मेरे हाथ से बैग ले लिया। मैं तुम्हें शंघाई के उस नए मॉल में घुमाने ले चलता हूँ। ये सुनकर सू मेंग्याओ वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। वो बेबस होकर हमें हंसते बातें करते हुए दूर जाते देखती रही और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। तो अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। सू मेंग्याओ की आंखों की चमक पूरी तरह से खो चुकी थी। वो एक हारी हुई और टूटी हुई हालत में वहाँ से चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके जाते ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े कैशियर ने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और फोन पर मुझसे कहा, बॉस वो चली गई। मैंने चैन की सांस ली और झटके से उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। मैंने फोन पर कहा, ठीक है, मुझे पता चल गया, तुम अपना काम करो। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। तभी उस लड़की की चिड़ी हुई सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत को क्या कहते हैं? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा और अपना मोटरोला फोन वापस जेब में रखते हुए कहा, कैसा मतलब और कौन सा पहचानना? मैंने तो बस तुम्हें एक नाटक करने के लिए बुलाया था। वो लू जियान की भतीजी है, लू तांग तांग। वो कुछ समय पहले ही देश वापस लौटी है और लू जियान ने मुझे कुछ दिनों के लिए इसका ख्याल रखने को कहा था। लू तांग तांग ने मजाक करना बंद किया और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, तो वो औरत तुम्हारी एक्स वाइफ थी? मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं लगा। मैंने कहा, खैर छोड़ो, आज की मदद के लिए शुक्रिया। अगली बार पक्का तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इसके बाद मैं पलटा और जाने लगा, लेकिन लू तांग तांग मुस्कुराते हुए मेरे पीछे आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद थी। तो क्या मैं तुम्हारे हाथों का बना खाना खा सकती हूँ? मैंने भी बिना सोचे झट से हाँ कर दी। ठीक है, वो चहक कर बोली, तो क्या अभी चले? मेरे कदम फिर रुक गए। मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बेबसी से देखा। मेरा ये रवैया देखकर लू तांग तांग जल्दी से बोली, अच्छा तो कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कल यूनकाई यूनमिंग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लू तांग तांग की आंखों में एक पल के लिए निराशा छा गई। उसे लगा था कि मैं उसे अपने घर पर खाना बनाने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन वो पहले ही एक मांग कर चुकी थी। उसे डर था कि अगर और जिद की तो कहीं मैं गुस्सा होकर चला न जाऊं। इसलिए उसने बात को वहीं खत्म किया और मुझे हाथ हिलाते हुए बोली, ठीक है, तो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। उसके जाने के बाद मैं शंघाई में अपने घर वापस आ गया। शंघाई में संघर्ष के इन सालों में मैंने अपनी 10 से ज्यादा ब्रांच खोल ली थी। बेशक इसमें लू जियान की मदद भी बहुत थी। अब मैंने काफी अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी और शंघाई में एक घर खरीदना अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नहाने धोने के बाद मैं सोफे पर आराम से लेट गया। मैंने अपना फोन निकाला, ये चेक करने के लिए कि कहीं काम का कोई मैसेज तो नहीं आया है। तभी मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, बॉस शेन, क्या कल आप मुझे अपने साथ ग्वांग्यू बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मौजूद रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में डिनर करने का मौका देंगे? आपकी बिजनेस पार्टनर बॉस झांग। ये पढ़ते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी बेबसी आ गई। मैंने बड़े ही सलीके से मना करते हुए रिप्लाई किया, माफ कीजिएगा, कल मुझे बहुत काम है। जब से मेरा वजन कम हुआ है, सड़क पर चलते हुए अक्सर लोग मुझसे बात करने आ जाते हैं। यहाँ तक कि जिन बॉस लोगों के साथ मैंने काम किया है वे भी कभी कभी डेट पर चलने के लिए पूछ लेते हैं। टीवी स्टेशन वाले भी मुझे अपनी फिल्मों में काम करने के लिए बुलाते हैं। शुरू में तो मुझे बिल्कुल अजीब लगता था। जब मैं मोटा था तब मुझे ऐसा भाव कभी नहीं मिला। ये सब देखकर मुझे थोड़ी हैरत होती है। इन सारे इनविटेशन को देखकर मुझे बस मजाक सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे टैलेंट से ज्यादा अहमियत हमेशा शक्ल सूरत को ही मिलती है। खैर, बाद में मुझे इसकी आदत हो गई। शंघाई गेस्ट हाउस चांद आसमान में ऊंचाई पर चमक रहा था। खिड़की से छनकर उसकी रोशनी बिस्तर पर आ रही थी, जिससे कमरे में हल्की सी चमक थी। सू मेंग्याओ बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में बस मेरा ही चेहरा आ रहा था। 5 साल पहले जब से उसे गु शुहैन की चालबाजियों का पता चला था, तब से पुरानी यादें उसे किसी बेल की तरह जकड़े हुए थी। वो पछता रही थी कि आखिर उसने तब मेरी बात क्यों नहीं सुनी और बस अपनी ही चलाती रही। उसे लगा कि वो सब मैंने किया है। काश उस वक्त उसने मुझ पर थोड़ा और ध्यान दिया होता, थोड़ी और परवाह की होती। तो क्या वो गु शुहैन की बिछाई हुई साजिश को समझ नहीं जाती? हालांकि 5 साल पहले घर पर वो चिट्ठी देखने के बाद उसने तुरंत किसी को रेलवे स्टेशन भेजा ताकि मेरे बारे में पता चल सके, और खबर मिलते ही वो फौरन वहां पहुंच भी गई थी। लेकिन ट्रेन छूटने से ठीक 20 मिनट पहले पीछे से आकर गु शुहैन ने उसे रोक लिया। उसने कसकर उसकी आस्तीन पकड़ ली थी। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। तुम एक बार मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी।
उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया, लेकिन वो फिर से उससे लिपट गया। उसके कपड़े पकड़कर छोड़ ही नहीं रहा था। सू मेंग्याओ, मुझ में उस शेन यीफेग से क्या कमी है? जब तक वो उसे अपना पीछा छुड़ा पाती। ट्रेन उसके सामने से निकल चुकी थी। मैं उसकी आंखों के सामने ही बहुत दूर चला गया और कहीं गुम हो गया। इन बीते सालों में उसे अक्सर यही सपना आता था। नींद खुलने के बाद जब वो अपने बगल में खाली बिस्तर को देखती तो वो घंटों सुन्न बैठी रहती। अब आखिरकार उसने मुझे ढूंढ ही लिया था, लेकिन मैं अब वो पुराना इंसान नहीं रहा। सू मेंग्याओ खामोशी से गेस्ट हाउस की छत को घूरती रही। उसके दिमाग में मेरी नई और हैंडसम शक्ल घूम रही थी। जैसे अब वो दिखता है, उसमें मरने वाली बहुत होंगी। उसका किसी के साथ रिलेशनशिप में होना भी तो आम बात है। चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो, अब कुछ नहीं हो सकता था। सू मेंग्याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोने से लाल हुई उसकी नाक अंधेरे में छिप गई। किसी को उसके इस दर्द का अंदाजा नहीं था। अगले दिन दोपहर, यूनखाई यूमिंग रेस्टोरेंट की मेन ब्रांच का किचन में काफी उमस और गर्मी थी, लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। मैंने अपना एप्रन बांधा और खुद खाना पकाने लगा। लू तांग तांग मेरे पास ही खड़ी एक पंखे से मुझे हवा कर रही थी। खाना बनाने वाले लड़के ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये सुनकर मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। हालांकि लू तांग तांग कुछ समय से मेरे साथ ही काम कर रही है, लेकिन मुझे अभी भी उसकी इन सीधी सपाट बातों की आदत नहीं हुई है। सुना है कि विदेश से लौटकर आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। मैं खाना पकाता रहा। मैंने अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया। हवा कर रही हो तो बस ढंग से हवा करो। ये सुनकर लू तांग तांग ने अपना मुंह बंद कर लिया और ज्यादा जोर से पंखा झलने लगी। डिश तैयार होने के बाद उसने वेटर को मना कर दिया और खुद ही खाना लेकर प्राइवेट केबिन में गई। जब वो वापस किचन में आई, मैं पहले से ही स्लैब के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। और क्या खाने का मन है? सुना है शंघाई के पोर्क रिब्स और राइस केक बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे वही खाना है। ठीक है, मैं मुड़ा, सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले और पैन में डाल दिए। लू तांग तांग मुझे काम में लगा हुआ चुपचाप देख रही थी। चेहरे पर कोमलता थी और वो हाथ से लगातार खुद को हवा झल रही थी। पास खड़े शेफ और वेटर आपस में फुसफुसा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मिस लू, क्या अपने बॉस को पसंद करती है? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन बॉस का तो तलाक हो चुका है ना। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो? आजकल तलाक तो आम बात है। और तो और लोग कहते हैं कि तलाकशुदा आदमी ही ज्यादा प्यार करना जानते हैं। करीब 20 मिनट बाद मैंने सारा खाना प्राइवेट रूम में परोस दिया। चलो अब खाना शुरू करो। लू तांग तांग मुस्कुराई और रिब्स का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। उसकी आंखें चमक उठी। मैंने बहुत पहले ही सुना था कि तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो और आज आखिरकार मुझे इसे चखने का मौका मिल ही गया। ये कहते हुए लू तांग तांग ने चॉपस्टिक से कुछ और निवाले लिए और मजे से खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद मैं लू तांग तांग को सड़क तक छोड़ने गया। शेन भैया, अगर आगे भी कभी गर्लफ्रेंड का नाटक करने की जरूरत पड़े तो मुझे ही बुलाना। मैंने झुंझलाते हुए उसे गाड़ी के अंदर बिठाया। अब कोई अगली बार नहीं होगी। सिर्फ एक बार का एहसान चुकाने के लिए ही इस लड़की ने इतनी सारी शर्तें रख दी। अगली बार मैं उसे बुलाने की हिम्मत कैसे करूंगा? इससे पहले कि लू तांग तांग कुछ कह पाती, मैंने पलटकर टैक्सी वाले से कहा, भैया जरा कैपिटल रोड वाले लुइस होटल तक ले जाना। मैंने दरवाजा बंद किया और टैक्सी तुरंत वहाँ से निकल गई। दूर जाती हुई गाड़ी को देखकर मैंने राहत की सांस ली और मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल मेरी नजरें एक जोड़ी गहरी स्याह आंखों से टकराईं। तो तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाटक करने के लिए बुलाया था ताकि तुम मुझसे छुप सको? मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं अचानक पसीने से तरबतर हो गया। हे भगवान, इसे ही ये सब सुनना था क्या? बड़ी मुसीबत है। ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने सीधी उसकी आंखों में आंखें डाली और बिना घुमाए फिराए कहा, हाँ तो क्या हुआ? हमारा तलाक हो चुका है। हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन सू मेंग्याओ एक एक कदम करके मेरे करीब आती गई। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, चाहे जो भी हो, हमारे बीच इतने सालों का रिश्ता रहा है। क्या तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक करोगे? मैंने अपनी नजरें फेर ली। मैं उससे एक भी फालतू बात नहीं करना चाहता था। मुझे इस तरह देखकर सू मेंग्याओ का दिल बुरी तरह तड़प उठा। तुम्हें पता भी है, मैंने तुम्हें पूरे 5 सालों तक ढूंढा है। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मुझ में ऐसा क्या बचा है जिससे तुम्हें लगाव हो? सू मेंग्याओ का गला भर आया। जब वो दोबारा बोली तो उसकी आवाज थोड़ी भारी और रुंधी हुई थी। 5 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैंने झटके से आंखें उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों में भावनाओं का एक तूफान सा था। तुम अचानक से माफी क्यों मांग रही हो? क्या अचानक तुम्हारी जमीर जाग गई है, या फिर आखिरकार तुमने किसी का असली चेहरा देख लिया है और अब मेरे लिए गिल्टी महसूस कर रही हो?
मैं जानता हूँ कि वो उसूलों वाली इंसान है, इसलिए गिल्ट की वजह से उसका मुझे इतने लंबे समय तक ढूंढना कोई हैरानी की बात नहीं है। बस यही सब सोचकर मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी खींच होने लगी। मैं जो सुनना चाहता था वो ये सब तो बिल्कुल नहीं था। जो दर्द मिलना था वो मिल चुका है। अब माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मेरी पलकें झपकी और मैंने मन ही मन अपना मजाक उड़ाया। मैं और क्या जवाब सुनना चाहता था? वो मुझे ढूंढते हुए आई ही इसलिए है ना, क्योंकि उसे पछतावा है। मैंने फिर से नजरें उठाई। मेरी आंखों में अब पहले जैसी शांति थी। मैंने तुम्हारी माफी कबूल कर ली है। क्या कुछ और काम है? अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ तो? क्यों? तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरे दादाजी चाहते थे, और अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी उंगलियां कांप उठी। मैंने पलटकर पूछा, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सू मेंग्याओ के मुंह से धीरे से एक शब्द निकला, प्यार। मेरी वो झूठी शांति अब और कायम नहीं रह सकी। प्यार करती हो और बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर शक करती हो? किसी और के लिए मुझसे तलाक ले लिया? मैंने नजरें झुकाकर उसे देखा। तुम ये कैसा भद्दा मजाक कर रही हो मेरे साथ? जरा सोचो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। क्या यही तुम्हारा प्यार जताने का तरीका था? कितनी अजीब बात है। मेरे इन सवालों ने सू मेंग्याओ की बोलती बंद कर दी। वो चुपचाप मुझे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो जानती थी कि इस शादी में मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसकी भी तो ये पहली शादी थी ना। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ कैसे रहना चाहिए। उसके माता पिता भी तो ऐसे ही रहते थे, इसलिए उसने भी वही तरीका अपना लिया। जब तक कि ZW ने उसे दिल से सब कुछ नहीं समझाया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि बातचीत और एक दूसरे को समझना कितना जरूरी होता है। तलाक के बाद ही उसे यह बात समझ में आई कि हम दोनों के बीच तो कभी खुलकर बात हुई ही नहीं। पहले वो हमेशा मुझे सिर्फ अपने नजरिए से देखती थी। उसने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। गलती उसी की थी, लेकिन अब वो ये सब बातें कैसे कहती? मैं उसकी उन लाल आंखों को घूर रहा था। बहुत देर बाद मैं अपनी जगह से हिला। मैंने मुंह फेर लिया और आती जाती गाड़ियों वाली सड़क को देखने लगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। अब मेरी अपनी एक अलग जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई तुम्हें परेशान करे। तुम जल्दी राजधानी लौट जाओ। ये सुनते ही सू मेंग्याओ के गालों पर आंसू बह निकले। अगर मैं कहूँ कि मुझे यह मंजूर नहीं है तो? मुझे ये सुनकर सिर्फ हंसी आ रही थी। सू मेंग्याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जिसे तुम जब चाहो बुला लो और जब चाहो भगा दो? मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। मैंने कह दिया ना कि अब मैं प्यार नहीं करता, तो मतलब नहीं करता। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भीड़ भाड़ वाली सड़क की तरफ चल पड़ा। तेज हवा के साथ मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची। तुम्हें मंजूर नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। सू मेंग्याओ टकटकी लगाई मुझे देखती रही। मेरा अक्स उस भीड़ में कहीं खो गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर गहरा दुख था, लेकिन मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बहुत देर तक उसी भीड़ में खड़ी रही, इतनी देर तक कि सूरज ढलने लगा। फिर वो एक हारी हुई इंसान की तरह वहाँ से चली गई। सू मेंग्याओ के मेरी जिंदगी से जाने के बाद मेरे दिन फिर से पहले जैसे हो गए। रोजाना अपने कर्मचारियों के लाए गए हिसाब किताब देखना, वक्त निकालकर बाकी दुकानों का चक्कर लगाना और शुक्रवार को मुख्य दुकान पर जाकर ग्राहकों के लिए खुद खाना पकाना। मेरी जिंदगी बहुत ही सादी और सुकून भरी थी। कुछ दिनों बाद राजधानी के अस्पताल में वेन फेंग सू मेंग्याओ को लेकर अस्पताल के गलियारे में किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसके कदम ठिठक गए और उसने उंगली से उस तरफ इशारा किया। उस कम सुनने वाले बुजुर्ग पर झल्लाहट निकालने वाला वो आदमी, हाँ वही था। सू मेंग्याओ ने उस जानी पहचानी परछाई को देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे पहले से ही शक था, मुझे बिना बात के कोई ऐसे ही बदनाम नहीं करेगा, तो ये पुराना जान पहचान वाला ही निकला। सू मेंग्याओ ने एक गहरी सांस ली और वेन झेंग के कंधे पर हाथ थपथपाया। मुझे समझ आ गया, तुम अभी वापस जाओ। वेन झेंग वैसे तो वहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखते ही वो समझदारी दिखाते हुए तुरंत वहाँ से खिसक लिया। मजाक थोड़ी है, शंघाई से वापस आने के बाद से ही मेंग्याओ का मूड एकदम खराब चल रहा था और अभी तो उसका गुस्सा डरावना लग रहा था। अगर वो अभी अपनी आग नहीं दौड़ाता तो क्या पता ये आग उसी पर बरस पड़ती। इसलिए वहाँ से निकल लेना ही बेहतर था। उधर सू मेंग्याओ गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ गुशु हेंग की तरफ बढ़ी। उसने बुजुर्ग के साथ हो रही उसकी बदतमीजी को बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास अभी वक्त है? हमें बात करनी है। फिर उसने पास से गुजरती एक छोटी नस को रोककर हिदायत दी, ये दादाजी एक मरीज को ढूंढ रहे हैं। सू मेंग्या, तुम इन्हें वहाँ ले जाओ।
एक औरत को देखते ही इसका चेहरा कितनी जल्दी बदल गया ना। सुना था कि इस नज़ की इज्जत कुछ खास नहीं है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया। गु शुहेंग अपने सामने खड़ी सू मेंग्याओ को बड़ी उम्मीदों से देख रहा था। उसे लगा था कि 5 साल पहले हुई उस घटना के बाद वो उससे कभी बात नहीं करेगी। आखिरकार उस वक्त ट्रेन छूट जाने के बाद सू मेंग्याओ ने रेलवे स्टेशन पर ही उसे रोककर साफ साफ रिश्ता खत्म कर दिया था। उसे आज भी उसका वो चेहरा याद था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उसका थप्पड़ उसके गाल पर पड़ने वाला हो। आज के बाद से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हालांकि उसे ये बात हमेशा याद रही, लेकिन उसे लगा कि सू मेंग्याओ इतनी बेरहम नहीं हो सकती। आखिर वो उसे पसंद करती थी ना। लेकिन लगातार 5 सालों तक सू मेंग्याओ ने उसे पलटकर नहीं पूछा, और वो खुद भी उसकी दी हुई चेतावनी से इतना डरा हुआ था कि कभी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि अब उसने उसकी दोस्त लिन शियाओहोंग से शादी कर ली थी, लेकिन शियाओहोंग का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो भी अब उसके साथ और नहीं रहना चाहता था। अगर सू मेंग्याओ के दिल में उसके लिए थोड़ी भी जगह है तो वो वापस लौटने को तैयार था। गु शुहेंग पूरे आत्मविश्वास के साथ सू मेंग्याओ के सामने खड़ा हो गया। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? उसने पूछा। सू मेंग्याओ ने सीधा वार किया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हमेशा शेन यीफेंग के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो? गु शुहेंग ने झटके से सिर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मुझसे मिलने आए हो, वो भी शेन यीफेंग के लिए? गु शुहेंग सू मेंग्याओ के रूखे चेहरे को एकटक घूरने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम पहले मुझसे प्यार करती थी तो फिर तुमने शेन यीफेंग से शादी क्यों की? लेकिन सू मेंग्याओ ने त्योरियां चढ़ा ली और बिना किसी लिहाज के कड़े शब्दों में कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं जिसे प्यार करती हूँ वो हमेशा से शेन यीफेंग ही था। गु शुहेंग ने झटके से अपना सिर उठाया। वो उसे घूरता रहा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, तो फिर 10 साल पहले जब मैं पहाड़ से गिरने वाला था तब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे क्यों बचाया था? और इतने सालों तक मेरा इतना ख्याल क्यों रखा? हाँ, यही वो वजह थी जिसके चलते सबको लगता था कि सू मेंग्याओ उसे पसंद करती है। यहाँ तक कि वो खुद भी यही मानता था। लेकिन सू मेंग्याओ ने आज उसे बता दिया था कि उसने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। ये सुनकर सू मेंग्याओ को भी 10 साल पहले की वो घटना याद आ गई। तब वो सिर्फ 16 साल की थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलिट्री बेस के पास वाले चांगचिंग पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी। किसे पता था कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसके बगल में खड़े गु शुहेंग का पैर फिसल जाएगा और वो खाई में गिरते गिरते बचेगा। बचपन से ही उसने अपने बड़ों से ट्रेनिंग ली थी, इसलिए सबसे तेज फुर्ती दिखाते हुए उसने उसे पकड़ लिया और इस चक्कर में उसके हाथ की हड्डी भी खिसक गई थी। उसके बाद से सारे दोस्तों को लगा कि वो गु शुहेंग को पसंद करती है। उसे लगा था कि गु शुहेंग एक समझदार इंसान है, इसलिए उसने कभी सफाई नहीं दी। पर ये नहीं सोचा था कि गु शुहेंग इतनी बड़ी गलतफहमी पाल लेगा। अगर उसने पहले ही सब साफ साफ बता दिया होता, उसे कोई झूठी उम्मीद न दी होती, तो क्या मेरे और उसके बीच इतनी सारी परेशानियां खड़ी होती? अचानक सू मेंग्याओ के चेहरे के भाव बदले। उसके दिमाग में एकदम से एक पुरानी बात घूम गई। उस वक्त वो मुझे अपनी बचपन की सहेलियों की एक पार्टी में ले गई थी। जब मैं वॉशरूम गया तो उसकी कुछ सहेलियां उसके और गु शुहेंग के बारे में बातें करने लगी। वो बस उन्हें टोकने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त मैं कमरे में वापस आ गया। तो उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने ये सब बातें नहीं छेड़ना चाहती थी। वैसे भी वो गु शुहेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब सोचता हूँ तो क्या उस वक्त मैंने उसकी सहेलियों की वो बातें सुन ली थी? शायद उसी पार्टी के बाद से ही मेरा बर्ताव कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने ऐसे कई काम किए जो उसकी समझ से परे थे। ये उसी गलतफहमी का नतीजा था जिसने उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ा दी और आखिर में उनका रिश्ता ही टूट गया। बात यहाँ तक पहुँचने में उसकी बहुत बड़ी गलती थी। सू मेंग्याओ खुद पर ही हंस रही थी। उसे खुद से चिढ़ हो रही थी। उसकी आंखों में फिर से वही सख्ती आ गई। उस वक्त चाहे कोई भी होता, मैं उसे जरूर बचाती। और इतने सालों में मैंने अपने हर भाई बहन का ख्याल रखा है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। गु शुहेंग की आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने अपनी सफेद यूनिफॉर्म को कसकर मुट्ठी में भींच लिया और वो अपने सामने खड़ी उस औरत को एकटक देखता रहा। इतने सालों से उसे हमेशा यही लगता था कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए तो उसने बिना किसी डर के इतना सब कुछ किया। पर अब वो कह रही है कि वो उसे सिर्फ अपना एक भाई मानती है।
वो इस बात को कैसे मान ले? मैं नहीं मानता। अगर तुम गांगजी और बाकी लोगों को भी ये बात बताओगी तो वो भी कभी इस पर यकीन नहीं करेंगे। सुमिंग याओ ने एक लंबी सांस ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यकीन करें या न करें। बस इतना याद रखना, अगर आगे से तुमने शेन यीफेंग के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अस्पताल के नियमों के तहत तुम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। गु शुहेंग ने उसे मुड़कर जाते हुए देखा तो लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी जिद पर अड़ते हुए उसे देखने लगा। और उस शेन यीफेंग का क्या? वो इतना मोटा है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? सुमिंग याओ ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जैसा भी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और रही बात उसकी शक्ल सूरत की, तो तुम होते कौन हो उस पर कमेंट करने वाले? इतना कहकर सुमिंग याओ वहाँ से चली गई। गु शुहेंग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी आंखें ढकी और फूट फूट कर रोने लगा। आखिर ऐसा क्यों? उस जैसे इंसान को एक इतनी काबिल, खूबसूरत और उससे इतना प्यार करने वाली औरत मिल सकती है? और मेरी किस्मत देखो, बीवी किसी काम की नहीं, ऊपर से दिन भर ताने मारती रहती है। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर हैं। आखिर दुनिया इतनी नाइंसाफी क्यों करती है? गु शुहेंग अस्पताल में बहुत देर तक यही सब सोचता रहा। अरे तुम लोगों को क्या लगता है मिंग याओ को आजकल क्या हो गया है? हर वक्त मुंह लटकाए रहती है। मुझे तो लगता है कि जरूर उसके एक्स हस्बैंड ने उसका दिल दुखाया होगा। वेन झेंग को तुरंत पछतावा हुआ। उसका मन किया कि वो खुद के ही मुंह पर तमाचा मार ले। मेरी ये बिना सोचे समझे बोलने की आदत कभी नहीं छूटेगी। इस समय ऑफिस में सब लोग वेन झेंग को घेर लेते हैं। वेन झेंग, तुम्हें क्या पता चला है? जल्दी बताओ न, जल्दी बताओ। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है। इस बार जब हम काम के सिलसिले में शंघाई गए थे तो हमारी मुलाकात मिंग याओ के एक्स हस्बैंड से हुई। वापस आने के बाद से ही मिंग याओ की ऐसी हालत हो गई है। मुझे लगता है कि पक्का उसका दिल टूट गया होगा। मिंग याओ का एक्स हस्बैंड शेन यीफेंग ही है ना? वो पहले काफी मोटा हुआ करता था, लेकिन अब उसने वजन कम कर लिया है और बहुत ही हैंडसम दिखने लगा है। वो तो टीवी पर आकर हीरो भी बन सकता है। क्या सच में शेन यीफेंग इतना ज्यादा बदल गया है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो अब कैसा दिखता है। अरे यार, तुम तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ दुबला होने से वो कोई हीरो थोड़ी न बन जाएगा। सही कहा। छोटे वेन, कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सबकी शक भरी बातें सुनकर वेन झेंग गुस्से से अपनी आंखें घुमाने लगा। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया। उसके इतना कहते ही सुमिंग याओ ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। क्या मानना है या नहीं? उसने वहाँ इकट्ठा हुए लोगों को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों में शक की एक झलक थी। ये देखकर वेन झेंग डर के मारे कांप गया। कुछ नहीं, बस हम लोग पहले हुए कुछ अजीब किस्सों के बारे में बात कर रहे थे। बाकी लोगों ने भी बात को छुपाने के लिए हाँ में हाँ मिलाई और वापस अपनी जगह पर चले गए। सुमिंग याओ ने एक नजर दौड़ाई। उसने पूरे ऑफिस में चारों तरफ देखा। इन लोगों का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है। पक्का ये लोग मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे थे। लेकिन क्या बात हो सकती है? उसने वेन झेंग की डेस्क खटखटाई। क्या तुम लोग शेन यीफेंग के बारे में बात कर रहे थे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी इस घबराहट ने सुमिंग याओ के शक को यकीन में बदल दिया। उसे पता था कि वेन झेंग के पेट में कोई बात नहीं पचती। सुमिंग याओ ने उसे गुस्से से घूरा। वेन झेंग बस उसे जाते हुए देखता रह गया। वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा और परेशान हो रहा था। पता नहीं मिंग याओ को उसकी इस बकवास की आदत के बारे में पता है या नहीं। वो गुस्से से पागल हो रहा था। एक हफ्ते बाद हांगकांग के बिजनेस ट्रिप से लू जियान आखिरकार वापस आ गया। मेरी तो जान में जान आई। अब मैं सच में बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। काम की इस भागदौड़ के बीच मुझे कभी कभी उस दिन की याद आ जाती थी जब मैं सुमिंग याओ से सड़क किनारे मिला था, लेकिन मैं जल्द ही उस बात को अपने दिमाग से निकाल देता। एक दिन लू जियान ने मुझे अपने टी हाउस में मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैंने टी हाउस में कदम रखा, एक वेटर ने मेरा स्वागत किया। मिस्टर शेन, बॉस प्राइवेट रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उस जाने पहचाने प्राइवेट रूम में चला गया। जब मैंने अपना पहला यून कायू मिंग रेस्टोरेंट खोला था, तभी ये टी हाउस भी खुला था। जब भी मुझे और लू जियान को कोई जरूरी बात करनी होती थी तो हम हमेशा यहीं आते थे। यीफेंग, इस बीच तांग तांग ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी ना? अरे नहीं, बल्कि उसने तो मेरी बहुत मदद की है। हाँ, कहीं मदद के नाम पर उसने तुम्हारा कोई काम तो नहीं बिगाड़ दिया? अपनी भतीजी के बारे में ऐसे कौन बोलता है यार। हम दोनों ने कुछ देर और गपशप की और फिर काम की बात पर आ गए।
जब मैं हांगकांग में था तो मैंने देखा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगे? लेकिन हांगकांग की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर तो वहीं के लोकल लोगों का कब्जा है ना, कोई बाहर वाला वहाँ आसानी से अपनी जगह नहीं बना सकता। ऐसे में उनके बीच घुसना बहुत खतरे का काम हो सकता है। इतने सालों तक लू जियान के साथ बिजनेस करते हुए मैंने भी बिजनेस के कई दांव पेंच सीख लिए थे। लू जियान ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। मैंने उलझन में पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना अपनी तरफ खींच रही है? तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। लू जियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर 5 का इशारा किया। मैं इतना चौंक गया कि प्याले से थोड़ी चाय छलक गई। काश मैं भी इसमें हाथ बंटा पाता। लू जियान की संपत्ति कम से कम 5 गुना बढ़ सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि खतरा जानकर भी वो इसमें पड़ना चाहता है। लेकिन लू जियान ने मुझे ही क्यों चुना? पर तुमने मुझे ही क्यों चुना? मेरी नजर तुम्हारी पूर्व पत्नी के रसूख पर है। अगर उनका साथ मिल जाए ना, तभी मैं हांगकांग में खुलकर खेल पाऊंगा। और जब काम पूरा हो जाएगा तो 60% मेरा और 20% तुम्हारा और उसका होगा। मैं एकदम से खामोश हो गया। भले ही ये मुनाफा मुझे कितना भी ललचा रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे खुद को रोकना ही था। मेरे लिए सू मेंग्याओ से दोबारा बात करना बिल्कुल नामुमकिन है। और वैसे भी सू मेंग्याओ हमेशा से बहुत उसूलों वाली रही है। अपने पद का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना, जितना मैं उसे जानता हूँ, वो इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। बहुत देर बाद मैंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मेरी आंखों में भी एक मायूसी थी। माफ करना, मैं और वो अब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उसके जरिए मेरा काम नहीं हो सकता। चाय की मेज से उठती भाप के बीच से लू जियान मुझे टकटकी लगाए देखता रहा। मैंने अपने हाथ में प्याला कसकर पकड़ा और बिना घबराए उसकी आंखों में देखा। चलो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। इस बार के लिए सच में माफी चाहता हूँ। आगे अगर कोई भी बात हो तो मैं जरूर मदद करूंगा। मेरे जाने से ठीक पहले मेरी पीठ की ओर देखते हुए लू जियान ने अचानक कहा, अब मुझे सच में दिलचस्पी हो रही है। आखिर तुम्हारी पूर्व पत्नी है कौन? तलाक के 5 साल बाद भी तुम इतने असहज हो कि इतना बड़ा मुनाफा छोड़ने को तैयार हो गए। केबिन का दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैं फीकी सी हंसी हंसा। वो बस एक बहुत अच्छी इंसान है जो मुझसे प्यार नहीं करती। इतनी अच्छी कि उसने मेरे पुराने वजूद को जख्मों से भर दिया। चाय घर से बाहर निकलते वक्त आसमान में शाम की लाली छा गई थी और बादलों का एक हिस्सा लाल हो उठा था। मैं खामोशी से चाय घर के पास वाले पार्क में गया और झील के किनारे बैठकर ढलती शाम को देखने लगा। इन सालों में मेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं रही। मैंने उनका निमंत्रण भी माना, कई बेहतरीन लोगों के साथ डिनर पर भी गया। लेकिन अगर बात उनसे शादी करने की हो तो मैं वो नहीं कर सकता। मैंने झील के शांत पानी को देखा। मेरी आंखों में एक उलझन सी थी। क्या मैं सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेला रह जाऊंगा, जबकि मैं हमेशा से एक प्यारे से परिवार के लिए तरसता रहा हूँ? मैं बहुत देर तक झील के पास बैठा रहा और फिर उठकर घर चला आया। अगले दिन सोकर उठने के बाद मैं नीचे से अखबार लेकर आया। अभी मैंने दलिया का एक चम्मच भी नहीं खाया था कि मेरे हाथ अचानक रुक गए। मेरी नजर अखबार के दाईं ओर नीचे छपे एक विज्ञापन पर पड़ी। गुमशुदा की तलाश, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा था। अपने बेटे शेन यीफेंग की तलाश। मेरा नाश्ता करने का मन ही मर गया। मैंने दलिया वापस मेज पर रखा और उस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने लगा। महज 100 शब्दों के उस विज्ञापन को पढ़कर मेरी आंखों में गुस्सा भर आया। ये विज्ञापन मेरे उन सगे माँ बाप शेन जेकियांग और झाओ मेकिन ने छपाया था, जो बरसों से मुझे छोड़कर गायब थे। मैं माथे पर बल डालकर सोचने लगा। मुझे पक्का यकीन था कि विज्ञापन में लिखी ये बातें किसी और ने बढ़ा चढ़ाकर लिखी थी। जितना मैं उन दोनों को जानता हूँ, पक्का उनकी नजर मेरी किसी चीज पर पड़ी होगी। उस वक्त दादाजी के गुजरने के कुछ समय बाद ही मैंने सू मेंग्याओ से शादी कर ली थी, और किसे पता था कि शादी के ठीक अगले दिन शेन जेकियांग और झाओ मेकिन दोनों मेरे दरवाजे पर आ धमकेंगे। भले ही वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और दोनों ने अपने अपने परिवार बसा लिए थे, लेकिन पैसों के लालच ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। उस वक्त जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी। मुझे लगा कि शायद वो मेरा हालचाल पूछने आए हैं कि मैं कैसा हूँ। लेकिन शेन जेकियांग ने मुंह खोलते ही जो पहली बात कही वो थी, तुमने शादी कर ली और मुझे और अपनी माँ को बताया तक नहीं। सू मेंग्याओ को मिलिट्री यूनिफॉर्म में देखने के बाद उन्होंने दूसरी बात कही, तो तुम ही वो लड़की हो जिसे हमारे बाबूजी ने चुना है। लेकिन मैंने और इसकी माँ ने अभी तक हाँ नहीं की है, जब तक कि तुम अपने दहेज में से 500 रुपये निकालकर हमें नहीं देती। उस वक्त जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल एकदम से बैठ गया। सू मेंग्याओ मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन उन्हें सू परिवार में मेरी इज्जत की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और वो लालच में अंधी होकर इस बात को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। सू मेंग्याओ के सामने मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उस वक्त मेरा बस यही मन कर रहा था कि उन पर खूब जोर से चिल्लाऊं और उन्हें खरी खोटी सुनाऊं और फिर दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दूं। तभी मेंग्याओ ने कहा, पैसे मैं दे सकती हूँ, लेकिन इन पैसों के साथ ही उनका और आपका पैसों का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा और आज के बाद आप इनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद शेन यीफेंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे चलकर अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो भी हम कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। ये बात सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं अंदर तक टूट गया था और उसी पल मैंने उन्हें अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब पता नहीं मेरे ये सगे माँ बाप फिर से क्या तमाशा करना चाहते हैं। मैंने अखबार को वापस मेज पर रखा और कुछ सोचते हुए चम्मच से अपना दलिया चलाने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने नजरें झुकाकर दलिये का एक घूंट लिया। जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे हर मुसीबत का डटकर सामना करना ही होगा। अब मैं वो पुराना शेन यीफेंग नहीं हूँ जो चुपचाप सब सह लेता था। अगर उन्होंने मेरे पास आने की हिम्मत की है तो फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। शंघाई में सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन दूर राजधानी में सू मेंग्याओ का सिरदर्द बढ़ा हुआ था। माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? मैंने कह दिया ना कि मैं कोई लड़का देखने नहीं जा रही। ये सुनकर सू की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी कई लड़कों की तस्वीरें नीचे रख दी। क्या तुम अभी भी उसी शेन यीफेंग के बारे में सोच रही हो? मेंग्याओ बिना कुछ कहे पलट गई। उस शेन यीफेंग में ऐसा क्या खास है? तुम दोनों का तलाक हुए 5 साल हो चुके हैं, तो क्या अब तुम उसके लिए पूरी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहोगी? हाँ, मैंने सुना है कि शेन यीफेंग का वजन कम हो गया है। वो सुंदर दिखने लगा है और अब एक बड़ा बॉस बन गया है। लेकिन जरा उसके पुराने बर्ताव के बारे में तो सोचो। वो हमेशा हर काम बिगाड़ देता था। अगर तुम दोनों दोबारा साथ आते हो तो पता नहीं वो तुम्हारे लिए और कितनी मुसीबतें खड़ी करेगा। और शेन यीफेंग के उन माँ बाप को ही देख लो। अगर तुमने उससे दोबारा शादी कर ली तो वो लोग फिर से हमारे गले पड़ जाएंगे। तुम खुद ही ठंडे दिमाग से सोचो, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? सू मेंग्याओ की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अपनी माँ की ओर पीठ किए हुए उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा था। भले ही उसे पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़े, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। माँ ने तुम्हारे लिए ये जो लड़के चुने हैं, ये सब तुम्हारे पिता के फौजी दोस्तों के बेटे हैं। एक से बढ़कर एक हैं और दिखने में भी काफी सुंदर हैं। इनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो रही है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं जल्द ही अपने नाती को खिला सकूं। सू की माँ की इन बातों को बीच में ही काटते हुए सू मेंग्याओ ने कहा, मुझे इस जन्म में सिर्फ शेन यीफेंग ही चाहिए। बस इतना कहकर सू मेंग्याओ तेज कदमों से घर के बाहर निकल गई। अपनी बेटी को इस तरह जाते देख सू की माँ गुस्से में अपना पैर पटकने लगी। सू मेंग्याओ, वापस आओ तुम। लेकिन सू मेंग्याओ ने ये सुनकर अपनी चाल और तेज कर दी और पलक झपकते ही वो अपनी माँ की नजरों से ओझल हो गई। सू की माँ बेबस होकर कुर्सी पर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? ऐसी जिद्दी बेटी पैदा हुई है, सच में मुझे मार ही डालेगी। सू मेंग्याओ जैसे ही ऑफिस में आए, किसी ने उससे बात करनी शुरू कर दी। आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, फिर ऑफिस कैसे आ गई? हाँ, एक छोटा सा काम निपटाना था। फिर उस इंसान ने आगे कुछ नहीं कहा। वो फिर से फाइलों में सिर खपाने लगी और ऑफिस में दोबारा शांति छा गई। सू मेंग्याओ ने अपने कंधों को हल्का सा ढीला छोड़ा और पेन उठाकर अपना काम करने लगी। चलो, आखिरकार शांति मिली। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। शुक्रवार को मैं यूनखाई युएमिंग रेस्टोरेंट की मेन ब्रांच में आया, लेकिन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पीले और मुरझाए हुए चेहरों वाले 2 अधेड़ उम्र के लोग खड़े थे। रेस्टोरेंट को देखने वाली उनकी नजरों में एक अजीब सी भूख थी और उनके चेहरों पर लालच साफ छलक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे सगे माँ बाप शेन चीचांग और चाओ मेचिन थे। भले ही हम सालों बाद मिल रहे थे, फिर भी मैं उनकी शक्ल नहीं भूला था। पर जहाँ मैंने उन्हें फौरन पहचान लिया, वहीं वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाए। जैसे ही उन्होंने मुझे अंदर जाते हुए देखा, चाओ मेचिन ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, क्या तुम इसी रेस्टोरेंट में काम करते हो? जब मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं है तो मेरे चेहरे पर खुद के लिए एक तंज भरी हंसी आ गई। हाँ, मैं यही काम करता हूँ। कहिए, क्या बात है? शेन चीचांग और चाओ मेचिन ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। हम जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, हो सकता है रेस्टोरेंट वाले हमें कोई ऐरा गैरा समझकर बाहर निकाल दे।
चलो इंतजार करते हैं, अगर कोई कर्मचारी अंदर जाता दिखे तो उसे पकड़ कर पूछेंगे कि क्या यहाँ शेन यीफेंग नाम का कोई आदमी है। चाओ मेइचिन को ये बात बिल्कुल सही लगी थी, इसीलिए उसने सादे कपड़े पहने एक लड़के यानी मुझे पकड़ लिया था और इत्तेफाक से मैं सच में वहीं काम करने वाला निकला। क्या शेन यीफेंग तुम्हारे बॉस हैं? ये सुनकर मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। मुझे पल भर में ही समझ आ गया कि ये दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। असल में इनकी नजर मेरे पैसों पर थी, लेकिन बोलते वक्त मैंने अपना रवैया बहुत ही सीधा रखा। मुझे नहीं पता कि हमारे बॉस का क्या नाम है। आप लोग जरा यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर पूछता हूँ। मेरा अभी अपनी असलियत बताने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैंने अभी अपनी पहचान जाहिर कर दी तो पता नहीं ये लोग मेरे पीछे कैसे पड़ जाएंगे। और वैसे भी शेन चीचांग मेरा बाप है। अगर कहीं उसका पारा चढ़ गया और वो हाथापाई पर उतर आया या फिर बेशर्मों की तरह पुलिस बुलाकर तमाशा खड़ा कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एहतियात के तौर पर अभी उन्हें यहाँ से भगा देना ही ठीक रहेगा। बाकी आगे जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। शेन यीफेंग को अच्छे से पता था कि लालच उनकी रग रग में बसा है और वो अपना मकसद पूरा किए बिना हार नहीं मानेंगे। मुझे उनसे निपटने के लिए कोई पक्का और हमेशा के लिए काम आने वाला तरीका ढूंढना होगा। खैर, आज के लिए पहले इन्हें यहाँ से दफा करता हूँ। अरे हाँ, ठीक है बेटा, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। शेन चीचांग और चाओ मेइचिन की उम्मीद भरी नजरों के बीच मैं रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर आते ही मैंने हट्टे कट्टे और तगड़े शरीर वाले कुछ वेटर लड़कों को अपने पास बुलाया। तुम लोग बाहर खड़े उन दोनों लोगों को भगाओ, उनसे कहना कि वो ग्राहकों का रास्ता रोक रहे हैं। आदेश मिलते ही वो वेटर मुड़े और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में मुझे बाहर से शेन चीचांग और चाओ मेइचिन के चीखने चिल्लाने और गालियां बकने की आवाजें आने लगी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जल्द ही वेटर वापस अंदर आ गए। बॉस, हमने उन्हें भगा दिया है। मैंने सिर हिलाया और रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को हिदायत दी, आगे से अगर वो दोनों कभी भी यहाँ दरवाजे के आसपास भटकते हुए दिखे तो बिना कुछ सोचे उन्हें सीधा भगा देना। जी बॉस, बिल्कुल। इसके बाद मैंने उन्हें उनके काम पर वापस भेज दिया। मैंने कुछ सोचा और रेस्टोरेंट का लैंडलाइन फोन उठाया और बाकी सारी ब्रांचों में फोन करके उन्हें भी यही हिदायत दे दी। फोन रखने के बाद मैं सीधा किचन में गया और खाना पकाने में लग गया। काम की भागदौड़ में वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रेस्टोरेंट के बंद होने का समय हो गया। मैंने कर्मचारियों से कहा और घर के लिए निकल गया। मेरे जाने के बाद वेटर्स ने रेस्टोरेंट की साफ सफाई की, अपने कपड़े बदले और वहाँ से निकल गए। किचन की साफ सफाई देखने वाली सुन आंटी ने वेटर का काम करने वाली लड़की शाओ यांग से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है उस आदमी ने आज उन दोनों को वहाँ से क्यों भगा दिया? वैसे तो वो बड़ा दयालु बनता है, भिखारियों तक की मदद कर देता है ना? शाओ यांग सुन आंटी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। सुन आंटी उन औरतों में से थी जो हमेशा आदमियों को नीचा दिखाती हैं। उन्हें लगता है कि आदमियों में तो कोई भावना ही नहीं होती, बस चालाकियां करना जानते हैं। वो तो अपने बॉस की भी इज्जत नहीं करती थी। पिछली बार शाओ यांग ने खुद कोंग आंटी को ये कहते सुना था कि वो तो शेन यीफेंग की किस्मत अच्छी थी कि उसे लू जीजे का साथ मिल गया। पता नहीं कौन से घटिया हथकंडे अपनाए होंगे उसने, लेकिन शाओ यांग ऐसा बिल्कुल नहीं मानती थी। बॉस ने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा किया है, वो हम सबके लिए एक मिसाल है। लेकिन वो सुन आंटी से इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। शाओ यांग ने टालते हुए कहा, बॉस की बातों के बारे में मैं क्या जानूं? सुन आंटी फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है कहीं वो दोनों उसके माँ बाप तो नहीं थे जो उससे नाराज चल रहे हैं और यहाँ तमाशा करने आ गए? शाओ यांग ने मन ही मन आंखें घुमाई। उसे सुन आंटी की बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने किसी तरह रास्ता अलग होने तक सुन आंटी को झेला, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। देख लिया अपना घटिया आइडिया, शंघाई का गेस्ट हाउस। जैसे ही तूने सुना कि शेन यीफेंग एक बड़ा बॉस बन गया है, तू दौड़ा दौड़ा यहाँ आ गया। अब देख लो, वो लड़का तो मिला ही नहीं और ऊपर से इतने सारे पैसे भी बर्बाद हो गए। मुझे क्या पता था कि शंघाई इतना बड़ा शहर है। तू खुद भी तो पैसों के लालच में मेरे पीछे पीछे आई थी। अब वो नहीं मिला तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। चुप कर, वरना यही मारूंगा तुझे। शेन जिचियांग को बोलते बोलते और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने झाओ मेइचिन पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झाओ मेइचिन उसके इस बर्ताव से एकदम डर गई और उसे बचने के लिए पूरे कमरे में भागने लगी। वो कैसे भूल गई थी कि शेन जिचियांग का गुस्सा कितना भयानक है और वो हाथ उठाने में जरा भी पीछे नहीं हटता। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जिससे पूरे कमरे में धड़ाम धड़ाम की आवाजें गूंजने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे ये अंदर क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने और शोर मचाया तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। शांत हो जाओ। शेन जिचियांग और झाओ मेइचिन उसी पल रुक गए।
वो अपनी जगह पर ऐसे खड़े रहे मानो पत्थर बन गए हों और बाहर वाले के जाने का इंतजार करने लगे। अब तू ही बता, हम क्या करें? इतने सारे पैसे फालतू में बर्बाद हो गए। वापस ट्रेन से जाने में भी एक बड़ा खर्चा होगा और उधर मेरे छोटे बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। शेन ज़ीचियांग भी इस वक्त बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वो बेड के किनारे बैठ गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो हमें नहीं मिल सकता। थोड़ी देर बाद हम फिर से जाकर पूछेंगे। हम यहाँ इतनी दूर खाली हाथ लौटने तो नहीं आए हैं ना। फिर कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन आज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए दोनों मुंह फुलाए बैठे थे और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। पलक झपकते ही पूरी रात बीत गई। उस आदमी ने कहा था कि उससे कोई गलती नहीं हुई है। अगली रात इस रेस्टोरेंट के बॉस का नाम शेन यीफेंग ही है और वो एक आदमी ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एहसान फरामोश लड़का यही शेन यीफेंग है। आज हम उसे पकड़कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेन ज़ीचियांग ने दांत पीसते हुए कहा और फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ देखा। उसकी आंखों में पैसों का लालच साफ झलक रहा था, लेकिन झाओ मेइचिन को अभी भी थोड़ा शक हो रहा था। सामने दिख रहा रेस्टोरेंट बहुत ही आलीशान लग रहा था। क्या सच में उस लड़के की इतनी हैसियत हो सकती है? उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक कोने में छिपकर कई घंटों तक इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट की लाइटें बंद हो गई और अंदर के सभी लोग बाहर आने लगे, लेकिन उन दोनों को वो इंसान कहीं नजर नहीं आया जिसे वो ढूंढ रहे थे। झाओ मेइचिन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। मुझे तो लगता है कि यीफेंग नाम का वो लड़का यहाँ का बॉस है ही नहीं। हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन शेन ज़ीचियांग ने हार नहीं मानी। उसने रास्ते से गुजरती एक औरत को रोका और उससे पूछने लगा, क्या यहाँ का बॉस कोई आदमी है जिसका नाम शेन यीफेंग है? हाँ, तुम दोनों कौन हो? हम अपने बेटे को ढूंढने आए हैं। किसी ने बताया था कि इस रेस्टोरेंट का बॉस हमारा बेटा ही है, तो हम बस यही देखने आए थे कि क्या ये सच है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस की उम्र कितनी है? ये सुनकर सुन आंटी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूरा। वो कहीं से भी अमीर नहीं लग रहे थे। अगर ये दोनों सच में शेन यीफेंग के माँ बाप हैं, तो इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, और बिना पैसे के इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हम सिर्फ खाना पकाने के हुनर के दम पर कोई कितने ही पैसे कमा लेगा भला? पक्का शेन यीफेंग का बॉस लू के साथ कोई चक्कर चल रहा है। शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन उसे काफी देर तक चुप देखकर बोले, दीदी क्या आपको कुछ पता है? सुन आंटी ख्यालों से बाहर आई और उतावली होते हुए बोली, हमारे बॉस शेन यीफेंग की उम्र 28 साल है। क्या ये मेल खाता है? शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखें चमक उठी। पहचान, नाम, उम्र, सब कुछ मेल खा रहा है। ऐसा इत्तेफाक और कहाँ हो सकता है? ये शेन यीफेंग पक्का उन्हीं का बेटा है। सुन आंटी ने जब उनके चेहरों के भाव देखे तो वो मन ही मन इतराने लगी। लगता है ये दोनों कंगाल ही शेन यीफेंग के माँ बाप हैं। मैं तो पहले ही कहती थी कि शेन यीफेंग कोई बड़ा तीर नहीं मार सकता। पक्का किसी और के टुकड़ों पर पलकर ही उसने इतनी बड़ी दुकान खोली है। शेन ज़ीचियांग ने झट से सुन आंटी की बांह पकड़ ली। वो शेन यीफेंग दिखता कैसा है? अरे हाथ मत लगाओ, कैसे गंदे और फटेहाल लोग हैं ये। क्या पता कौन सी बीमारी लेकर घूम रहे हो। ऊपर से ये कपड़े भी मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले ही दिलाए हैं। सुना है कि ये सबसे नया डिजाइन है। अगर इन्होंने इसे गंदा कर दिया तो मेरा ही नुकसान होगा। शेन ज़ीचियांग ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, दीदी मेहरबानी करके मुझे बता दो, ये पैसे रख लो, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम समझो। ये देखकर झाओ मेइचिन की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन शेन ज़ीचियांग के घूरने पर वो चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। तुमने पूछा ना कि शेन यीफेंग कैसा दिखता है? हमारी दुकान में जो सबसे गोरा और सबसे हैंडसम लड़का है ना, वही है वो। छोटा सा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, उसकी आंख के कोने पर एक तिल भी है और वो सिर्फ हर शुक्रवार को ही यहाँ आता है, बाकी समय वो घर पर ही रहता है। उसका घर कहाँ है तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे भी नहीं पता। झाओ मेइचिन ने जैसे जैसे ये सुना उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। ये क्या चक्कर है? शेन यीफेंग तो इतना मोटा था, वो दीदी की बातों जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि अब उसका वजन कम हो गया हो। और दीदी ने ये भी तो कहा कि शेन यीफेंग की आंख के पास एक तिल है। उस एहसान फरामोश की आंख के पास भी तो एक तिल था ना? झाओ मेइचिन ने थोड़ा सोचा और उसे लगा कि बात तो सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भला वो उसे पहचान कैसे नहीं पाते? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है कल रेस्टोरेंट के बाहर मैंने जिस लड़के को पकड़ा था, क्या वो उसी की तरह नहीं दिखता जिस शेन यीफेंग के बारे में ये दीदी बता रही है? उस एहसान फरामोश ने हमें बेवकूफ बना दिया। सुन आंटी ने जब ये सुना
तो उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक बोली, तभी तो मैं सोचूं, कल मैंने शेन यीफेंग को दुकान के आदमियों को बाहर जाकर किसी को भगाने के लिए कहते हुए सुना था। तो इसका मतलब वो तुम्हें पहचानना नहीं चाहता था। ये सुनकर शेन जीचियांग का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। इस एहसान फरामोश के तो पर निकल आए हैं, हमें छोड़कर भागना चाहता है ना? वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने उसे पैदा किया है, वो जिंदगी भर मेरा ही बेटा रहेगा और उसकी कमाई का एक एक पैसा भी मेरा है। शेन जीचियांग ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। हा, ठीक है, अब मुझे घर जाकर अपने पोते के लिए खाना भी बनाना है। याद रखना, तुम लोग शुक्रवार को शेन यीफेंग से मिलने आना। ये सुनकर झाओ मेचिन ने उसे रोक लिया। दीदी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और इस शहर में रुकने की कोई जगह भी नहीं है। हम अगले शुक्रवार तक यहाँ नहीं रुक सकते। क्या आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकती हैं? ये सुनते ही आंटी सुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाव भाव बदलने लगे। वो सोचने लगी कि ये दोनों भिखारी सच में किसी भी एंगल से अमीर तो नहीं लगते। अगर उसने सच में इन्हें वापस जाने दिया तो वो शेन यीफेंग का तमाशा कैसे देखेगी और वो बाकी लोगों को शेन यीफेंग की असलियत के बारे में कैसे यकीन दिला पाएगी? लेकिन इन दोनों को अपने घर में ठहराना, अपना 10-15 स्क्वायर मीटर का छोटा सा घर याद आते ही आंटी सुन के माथे पर सिलवटें पड़ गई। शेन जीचियांग ने देखा कि उसने साफ तौर पर मना नहीं किया है, तो वो बोला, दीदी एक काम करते हैं, कल आप किसी बहाने से शेन यीफेंग को रेस्टोरेंट बुला लीजिए और फिर हमें चुपके से अंदर आने दीजिए। इस तरह जब हम अपने बेटे से मिल लेंगे तो हमें रुकने के लिए कोई और जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद हम सीधा अपने बेटे के घर ही रहेंगे। ये सुनकर आंटी सुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, देखो, मैं तो बस वहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। तुम दोनों को अंदर घुसाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं शेन यीफेंग को रेस्टोरेंट तक बुला लाऊं। अंदर आने का जुगाड़ तुम लोगों को खुद ही करना होगा। चलिए दीदी, इतना ही बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना काम बनता देख। दोनों ने आंटी सुन का रास्ता छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। आंटी सुन घर की तरफ लौटते हुए मन ही मन सोचने लगी कि आखिर कल किस बहाने से मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया जाए। उधर गेस्ट हाउस वापस लौटने के बाद, तुमने अभी उस बुढ़िया को जो पैसे दिए हैं ना, वो मुझसे मत मांगना। तुम्हारी तो अक्ल ही घुटनों में है। अगर मैंने उसे वो 2 युआन नहीं दिए होते तो क्या वो शेन यीफेंग को यहाँ बुलाने में हमारी मदद करती? कल हम उससे 2-4 बार और मीठी बातें कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं एक बात समझ गई हूँ, उस औरत की भी शेन यीफेंग से कोई पुरानी दुश्मनी है, वरना वो हमें उसके बारे में इतना सब क्यों बताती? ये सब मेरे उन 2 युआन का ही कमाल है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। कल हम यही तरीका अपनाएंगे। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह अपना नाश्ता किया। उसके बाद मैं मैनेजर के भेजे हुए हिसाब किताब के कागजात चेक करने लगा। दोपहर होने वाली थी, तभी मेरे पास रखा मेरा फोन बज उठा। मैंने अकाउंट्स की फाइल नीचे रखी और फोन की स्क्रीन देखी। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। रेस्टोरेंट से बिना किसी इमरजेंसी के कभी कॉल नहीं आता था। क्या वहाँ कोई गड़बड़ हो गई है? जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई, बॉस, हमारे किचन में आग लग गई है। हम लोग अभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, तुम लोग रुको, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। आग कितनी फैली है? अभी भी जल रही है बॉस। आधा किचन जलकर खाक हो चुका है। फोन काटने के बाद 20 मिनट से भी कम समय में मैं भागता हुआ रेस्टोरेंट पहुँच गया। मुझे देखते ही मैनेजर मेरे पास आया। वो घबराते हुए बोला, बॉस, मैंने सभी ग्राहकों के पैसे वापस करके उन्हें सुरक्षित बाहर भेज दिया है। मैंने सिर हिलाया और उस किचन की तरफ देखा जहाँ से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। क्या किसी को चोट आई है? और ये आग कैसे लगी, कुछ पता चला? शेफ लियो का हाथ बुरी तरह जल गया है, लेकिन आग लगने की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या उन्हें अस्पताल ले जाया गया? हाँ बॉस, आंटी सुन उन्हें अस्पताल ले गई है। करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार किचन की आग पर काबू पा लिया गया। मैंने किचन के अंदर जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। हर तरफ बस जलने के काले निशान दिखाई दे रहे थे। हमारा कम से कम 60% किचन पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुका था। मैंने जो फ्रिज इतने महंगे दाम में खरीदा था, वो भी इस आग में जलकर खाक हो गया। मैंने मन ही मन अंदाजा लगाया, नुकसान कम से कम 4-5 हजार का तो हुआ ही होगा। चलो, इतना नुकसान तो बर्दाश्त किया जा सकता है। इस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में बहुत ही अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने सभी कर्मचारियों को रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा होने के लिए बुलाया और पूछा, आखिर ये आग लगी कैसे? मेरे सामने खड़े सभी कर्मचारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके सब बिल्कुल हैरान थे।
वो सब एक साथ बोलने लगे। मैं तो अभी बाहर ही प्लेटें लगा रहा था। मैं भी बाहर ही था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने किचन के कर्मचारियों की तरफ देखा और उन्हें इशारे से बताने को कहा। बॉस, मुझे तो अभी अभी जियोहे ने बाहर बुला लिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पेट खराब था तो मैं वॉशरूम गया हुआ था। मुझे भी नहीं पता। सबकी बातें सुनने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मेरी त्योरियां चढ़ गई। तभी अचानक मेरी नजर भीड़ में खड़े जियो यांग पर पड़ी, जो थोड़ा हिचकिचा रहा था। मेरे मन में कुछ खटका। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम सब मिलकर रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर दो, और मैनेजर, तुम हिसाब लगाओ कि हमें क्या क्या नया खरीदना पड़ेगा। सब लोग वहाँ से जाने ही वाले थे कि अचानक जाने कहाँ से दो लोग भागते हुए वहाँ आ गए। उन्होंने सीधे आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोले, मेरे प्यारे बेटे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम ऐसे बिना कुछ बताए कैसे चले गए? इतने लंबे समय के लिए चले गए। तुम्हें पता भी है कि मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारी कितनी याद सताती थी। हाँ बेटा, ये फैंग, अब आइंदा कभी ऐसी जिद में घर छोड़कर मत जाना। तुम्हारे पिताजी और मैं तो चिंता के मारे मरे जा रहे थे। न ठीक से कुछ खा पाते थे, न ही ठीक से सो पाते थे। हर वक्त यही डर सताता रहता था कि कहीं बाहर तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता थी तो उस वक्त मुझे दादाजी के पास क्यों छोड़ दिया था? जब दादाजी नहीं रहे तब मैं खुद आपके दरवाजे पर आया था। तो क्यों आप में से किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं रखा? शेन जीचियांग और झाओ मेचिन का ये नाटक बिल्कुल एक जैसा था। वो तुरंत संभलते हुए बोले, बेटा यीफेंग, तुम्हें हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए। मैं और तुम्हारी माँ भी क्या करते, हमारी भी मजबूरियाँ थी। हमें भी तो अपना घर चलाना था ना। मैंने बिना किसी रहम के उनके इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया जब मेरी शादी हुई थी। तो क्या सू मेंग्याओ ने तुम्हें पैसे देकर हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म नहीं कर दिए थे? ये मत भूलो कि उस वक्त तुमने खुद कहा था कि पैसे मिलने के बाद अगर वो मुझे पीट पीट कर मार भी डाले तो भी तुम लोग कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आओगे। शेन जीचियांग और झाओ मेचिन के चेहरों का रंग एकदम से उड़ गया और अगले ही पल झाओ मेचिन जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, ये फैंग, उस वक्त तुम्हारा छोटा भाई बहुत बीमार था। उसकी जान बचाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम्हारी माँ के पास सच में और कोई रास्ता नहीं था। तुम तो मेरे अपने खून हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? उन दोनों का ये ढोंग देखकर मैंने अचानक कड़क आवाज में कहा, रेस्टोरेंट में जो आग लगी है उसमें तुम दोनों का ही हाथ है ना? मेरी बात सुनते ही शेन जीचियांग और झाओ मेचिन के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट साफ झलकने लगी। ये फैंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला कौन से माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे खुश रहें? मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उनकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपने पास खड़े एक कर्मचारी को आवाज लगाई, तुम तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ। जैसे ही वो कर्मचारी वहाँ से गया, मैंने उन दोनों को घूरते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है जाकर पुलिस वालों से ही कहना। ये सुनकर शेन जीचियांग ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मुझे घूरते हुए चिल्लाया, शेन यीफेंग, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। मैंने अपने हाथ सीने पर बांधे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे सिर्फ दादाजी थे, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। और इस तरह हम तीनों वहाँ एक दूसरे के आमने सामने डटे रहे। आसपास तमाशा देख रहे लोग भी अब सब समझ गए थे। ज्यादातर लोग झाओ मेचिन और शेन जीचियांग की तरफदारी कर रहे थे। माना कि पाला पोसा नहीं, पर जन्म तो दिया है ना। इंसान को थोड़ा तो संस्कारी होना चाहिए। वहीं कुछ लोग मेरे हक में भी बोल रहे थे, कहना आसान है, जब तुम्हें कोई ऐसे सड़क पर फेंक देगा ना, तब देखना तुम्हें उनसे नफरत होती है या नहीं। बिल्कुल सही, भला ऐसे भी कोई माँ बाप होते हैं क्या? मुझे आसपास के लोगों की इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब सू मेंग्याओ के साथ मेरा तलाक नहीं हुआ था तभी मैं ये सब बहुत सुन चुका था। अब तो मुझे इन तानों को अनदेखा करने की आदत हो गई है। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी झट से रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आ गई। एक जान पहचान वाले पुलिस वाले मेरे पास आए और बोले, शेन बाबू, कल ही तो मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, आज ये क्या हाल हो गया? मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। सच कहूँ तो इंस्पेक्टर चेन, मुझे भी अपने आदमियों के फोन से ही इस बारे में पता चला है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो रेस्टोरेंट का करीब 5,000 का नुकसान हुआ है। प्लीज जरा आप इसकी अच्छे से जांच कर लीजिए कि कहीं किसी ने जानबूझकर तो ये गड़बड़ नहीं की। चेंगांग भी इतनी बड़ी रकम सुनकर चौंक गए। उनकी महीने की पगार ही बस 60-70 रुपये थी। अब तक काम करके उन्होंने मुश्किल से 1-8 ही जोड़े होंगे। यूनथाई युएमिंग रेस्टोरेंट का एक झटके में इतना बड़ा नुकसान होना उनके लिए भी एक बड़ा केस था। चेंगांग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। आप बेफिक्र रहिए, मैं सच का पता लगाकर ही दम लूंगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ से इशारा किया और अपने आदमियों को अंदर जाकर जांच करने को कहा।
मुझे पुलिस से बात करते देख झाओ मेचिन अंदर से डरने लगी। उसने चुपके से शेन जीचियांग का कपड़ा खींचा और फुसफुसाकर बोली, ये पुलिस वाले कहीं कुछ पता तो नहीं लगा लेंगे? शेन जीचियांग ने मुट्ठी कसते हुए धीरे से खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आग तो उस औरत ने लगाई है ना, हमारा इससे क्या लेना देना? झाओ मेचिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने तो हमारी मदद करने के लिए ही ऐसा किया था। उसकी बात सुनकर शेन जीचियांग झल्ला उठा, ज्यादा मत सोचो, जब पता चलेगा तब की तब देखेंगे। अभी हमें बस किसी तरह शेन यीफेंग से पैसे ऐंठने का जुगाड़ देखना है। ये कहते हुए उसने एक गाली बकी, हरामखोर, इतने सालों तक बाहर क्या रहा, अब हमारे साथ ही ऐसी बदतमीजी कर रहा है, इसके तो पर ही निकल आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस रेस्टोरेंट के हर एक कर्मचारी से पूछताछ कर रही थी। जब शाओ यांग की बारी आई तो उन्हें तुरंत एक सुराग मिल गया। शाओ यांग का बचपन से लेकर आज तक कभी भी पुलिस से सीधा आमना सामना नहीं हुआ था। पुलिस वालों की कमर पर बंदूक लटकती देख वो डर के मारे कांपने लगा और उसने जो भी देखा था सब उगल दिया। वो पीछे किचन में पता नहीं क्या कर रही थी। फिर मैं प्लेट लेकर बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद मैंने उसे किचन से बाहर आते देखा। उसके तुरंत बाद शेफ लियू अंदर गए और चिल्लाने लगे कि आग लग गई है। वो बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक बर्तन उन पर गिर गया और वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या आंटी सुन और शेफ लियू दोनों यहीं हैं? आंटी सुन ही शेफ लियू को अस्पताल लेकर गई हैं। चेंगांग ने उसी वक्त अपने आदमियों को गाड़ी में बैठने को कहा ताकि अस्पताल जाकर उन दोनों से पूछताछ की जा सके। उनके तजुर्बे के हिसाब से इस मामले में 90% चांस था कि उन दोनों में से किसी एक का हाथ है। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद मैं पलटा और शेन जीचियांग और झाओ मेचिन की तरफ देखा। मैंने उन्हें घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों अभी तक गए नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मैं इंस्पेक्टर चेन को वापस बुलाकर तुम दोनों की भी तलाशी दिलवा दूं। ये सुनते ही शेन जीचियांग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। झाओ मेचिन बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरी माँ हूँ, तू इतना पत्थरदिल कैसे हो सकता है? मैंने उसे एक तीखी और सर्द नजर से देखा। मैंने अपना फोन उठाया और कॉल करने का नाटक करते हुए कहा, हेलो इंस्पेक्टर चेन, क्या आप अभी वापस आ सकते हैं? मुझे शक है कि मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शेन जीकियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो झाओ मेचिन को घसीटते हुए वहाँ से ले गया। उन दोनों को जाता देख मैंने अपना फोन नीचे रख दिया जिस पर कोई कॉल नहीं चल रही थी। मैं पीछे मुड़ा और अपने कर्मचारियों की तरफ देखा जो मेरे कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रेस्टोरेंट साफ करने को कहा और साथ ही मैनेजर को आवाज लगाई। फिर मैं उन लोगों के पास गया जिन्होंने अभी अभी मेरा साथ दिया था। मेरी तरफ से बोलने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब रेस्टोरेंट दोबारा खुलेगा तो आप सब यहाँ खाने के लिए जरूर आइएगा, पैसे मैं दूंगा। ये सुनकर वो राहगीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन सब की आंखों में हैरानी और खुशी चमक उठी। अरे आप तो बहुत ही दयालु हैं। बिल्कुल, बॉस के इस बड़प्पन को देखकर लगता है कि ये एक दिन बहुत अमीर बनेंगे। आपका बिजनेस खूब तरक्की करे। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए उन अजनबियों की तारीफें कबूल की। इसके बाद मैं उनसे विदा लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मुझे जाते हुए देखकर जिन लोगों को मुफ्त खाने का न्योता मिला था वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो अभी मुझ पर उंगली उठा रहे थे वो पछता रहे थे कि काश हमने तब अपना मुंह ना खोला होता। अगले ही दिन मुझे पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया। क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा था इसलिए पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही थी, इसलिए बहुत जल्द जांच के नतीजे भी सामने आ गए। पुलिस अफसर साहब, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैं तो बस शेन यीफेंग के उन बेचारे माता पिता की थोड़ी मदद करना चाहती थी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा पोता घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके लिए खाना बनाना है। जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन में कदम रखा मुझे आंटी सुन की रोती गिड़गिड़ाती आवाज सुनाई दी। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आग लगाने वाली आंटी सुन होंगी। जब मैं पहली बार शंघाई आया था तो मैंने सबसे पहले आंटी सुन को ही काम पर रखा था। मुझे आज भी उनका वो रोना गिड़गिड़ाना याद है, मालिक मुझ गरीब पर थोड़ी दया कर दीजिए। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं सड़क पर भूखी मर जाऊंगी। जब इंस्पेक्टर चेन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं समझौता करना चाहता हूँ तो मेरा जवाब एकदम कड़क था। उस वक्त मेरे पास ज्यादा तजुर्बा नहीं था। आंटी सुन को फटे पुराने कपड़ों में देखकर मुझे उन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें किचन में काम करने के लिए रख लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जरा सी दया मुझे इतने भारी नुकसान में डाल देगी। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आंटी सुन के मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी। हद से ज्यादा मदद करो तो एहसान भी दुश्मनी में बदल जाता है, लेकिन किसी को समझने का मतलब उसे माफ करना नहीं होता, इसलिए उसे जो सजा मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होगी।
इंस्पेक्टर चेन के समझौते वाले सवाल पर शेन यीफेन का रवैया बहुत सख्त था। या तो पूरे नुकसान की भरपाई करो या फिर जेल जाओ। मैं अपने दिल में बहुत अच्छे से जानता था कि आंटी सुन के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए उनके पास जेल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और आंटी सुन भी इस बात को बखूबी जानती थी। पुलिस स्टेशन में वो मेरे सामने रोते हुए घुटनों के बल बैठने ही वाली थी, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जब आंटी सुन को लगा कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने अपनी उस बेटी की तरफ देखा जो उनके साथ मिन्नतें करने आई थी। झाउड़ी, मेरी बच्ची, अपनी माँ के लिए कहीं से 5,000 का इंतजाम कर दे। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जेल में नहीं मरना चाहती। अपनी माँ को इस तरह फूट फूट कर रोते और भीख मांगते देख झाउड़ी का दिल भी पसीज गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने पति और बच्चे का ख्याल आया, उसका चेहरा मजबूरी से भर गया। माँ, आपको तो हमारे घर की हालत पता है न, हम तो 500 भी नहीं निकाल सकते। जब आंटी सुन ने देखा कि इतनी मिन्नतों के बाद भी उनकी बेटी नहीं मानी, तो वो भड़क उठी और उसे कोसने लगी। धिक्कार है तुझ पर, किस काम की है तू? झाउड़ी ने बेबसी से अपने छोटे भाई बाउगन की तरफ देखा। बाउगन, दीदी के घर में सच में इतने पैसे नहीं हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 400 ही दे सकती हूँ। तेरी हालत तो फिर भी थोड़ी ठीक है। 800 तो है, बाकी हम रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला लेंगे। किसी तरह ये 5,000 का इंतजाम करके माँ को बाहर निकाल लेंगे। बाओजेन ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि सुन आंटी गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं तुझे जान से मार डालूंगी कमीनी। बाओजेन ने एक पैसा भी नहीं देगा। पैसे देने हैं तो तेरी बहन देगी। झाउदी, कान खोल कर सुन ले। तू चाहे किसी के भी पैर पकड़ या नाक रगड़, मुझे ये पूरे 5,000 रुपए चाहिए। ये सुनकर झाउदी वहीं की वहीं सन रह गई। इतने सालों तक उसने अपने मायके वालों के लिए बिना कोई शिकायत किए गधों की तरह काम किया था। जब भी उसका अपने पति से झगड़ा हुआ, हमेशा मायके की वजह से ही हुआ। और बदले में उसे क्या मिला? उसने इस परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पर उसकी अपनी माँ ने उसे कभी अपना माना ही नहीं। वो झाउदी चुपचाप अपनी माँ के उस नफरत भरे चेहरे को घूरती रही, जो उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आज वो पहले से कहीं ज्यादा साफ साफ सब समझ पा रही थी। उसका पति बिल्कुल सही कहता था, उसकी माँ ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक उन्होंने उसे सिर्फ एक पराया ही समझा। झाउदी ने अपने आंसू पोंछे और बिना पीछे मुड़े पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। दरवाजे से उसकी कड़क आवाज आई, माँ, अब से मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। सुन आंटी तो हकी बक्की रह गई, और जब होश आया तो वो फिर से गंदी गंदी गालियाँ बकने लगी, ऐसी गालियाँ जो सुनी भी ना जाएं। जब पुलिस वाले ने जोर से डांट लगाई, तब जाकर कहीं उनका मुंह बंद हुआ। फिर उन्होंने अपनी नजरें बाओजेन पर गड़ा दी और रोतरू सी शक्ल बनाकर बोली, मेरे लाल बाओजेन, तेरी उस चुड़ैल बहन ने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। अब तू ही अपनी माँ को यहाँ से बाहर निकाल ले बेटा। बाओजेन ने चिढ़ते हुए सुन आंटी की तरफ देखा और झल्ला कर बोला, मैं कहाँ से लाऊं 5,000 रुपये? घर की हालत तो तुम्हें पता ही है, हमारे पास तो 1,000 भी नहीं है। कैसे बचाऊं मैं तुम्हें? क्या अपनी जान दे दूं? सुन आंटी फटी फटी आंखों से अपने उस लाडले बेटे को देखती रह गई, जिसे उन्होंने जिंदगी भर सिर पर बिठाकर रखा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी बात कहेगा। बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तू अपनी माँ को ऐसे पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़ा सकता। बाओजेन ने बड़ी बेरहमी से मुंह फेर लिया और पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए बोला, जो भी हो, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं रिश्तेदारों से कर्जा लेकर तुम्हें बचा लूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? इतना सारा पैसा, क्या हम भूखे मर जाएं? मेरे लिए ना सही, अपने पोते की खातिर ही सही। तुम चुपचाप ये सजा काट लो माँ। बस इतना कहकर बाओजेन पुलिस स्टेशन से चला गया। सुन आंटी सदमे में अपने जिगर के टुकड़े को जाते हुए देखती रही। वो मान ही नहीं पा रही थी कि जिस बेटे को उन्होंने इतना प्यार दिया, उसी ने उनके साथ ऐसा धोखा किया है। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो ये गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने दूर खड़े होकर ये पूरा तमाशा देखा। फिर मैंने पुलिस वाले चेन की तरफ देखा और कहा, चूंकि इनके घर वाले इतने पैसे नहीं दे सकते, तो अब इन्हें जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। आगे की कार्रवाई अब आप देख लीजिए ऑफिसर। चेन ने सिर हिलाया और मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए मैं सोच में डूबा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे शेन जेकियांग और झाओ मेकिन का हाथ होगा। अब उन दोनों को शंघाई में और रहने नहीं दिया जा सकता। अगर वो यहाँ और रुके तो पता नहीं और कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। मुझे उन्हें वापस राजधानी खदेड़ने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मैंने त्योरियां चढ़ाकर काफी देर तक सोचा, फिर सड़क के एक सुनसान कोने में जाकर अपनी जेब से मोटरोला मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। खुशी गेस्ट हाउस। सच में वो एहसान फरामोश। मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया, फिर भी इतनी बेशर्मी से अपनी बात पर अड़ा है।
यहाँ तक कि वो पुलिस को भी अपने इशारों पर नचा रहा है। अब हम उस पर कैसे धौंस जमाएंगे? झाओ मेइचिन उदास चेहरे के साथ बिस्तर के किनारे बैठी थी। हमारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं, हम वैसे भी वापस नहीं जा सकते। हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो काफी नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा कल तक ही यहाँ रुक सकते हैं। अगर उस एहसान फरामोश ने हमें अपनाने से मना कर दिया तो हमें वापस ही लौटना पड़ेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद शेन ज़ीचियांग ने चुप्पी तोड़ी। अगर बात नहीं बनी तो हम कल उसका पीछा करेंगे। एक बार हमें उसका घर मिल जाए तो हम सीधा उसके घर में घुसकर वहीं डेरा डाल लेंगे। फिर देखता हूँ कि वो हमें कैसे बाहर निकालता है। अगले दिन शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन पहले से ही यूनफाई युएमिंग रेस्टोरेंट के पास छुपकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें मेरा इंतजार करने के बजाय कुछ गुंडों और बदमाशों का सामना करना पड़ा। क्यों बे, तुम दोनों ही शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन हो? शेन ज़ीचियांग डर के मारे कांपने लगा और सामने खड़े उस खूंखार गुंडे को देखते हुए उसने घबराकर अपना थूक निगला। हाँ, आपको हमसे क्या काम है? वहीं झाओ मेइचिन तो सीधे शेन ज़ीचियांग के पीछे छुप गई। उन गुंडों के सरगना जो जे ने शेन ज़ीचियांग को ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजरों से देखा और मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। कोई खास बात नहीं है, बस ये जान लो कि शेन यीफेंग मेरा आदमी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके क्या लगते हो। जहाँ से आए हो वहीं दफा हो जाओ। शेन ज़ीचियांग ने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली, लेकिन चेहरे पर वही डरपोक और डरा हुआ भाव था। जी बिल्कुल, हम अभी चले जाते हैं। तो फिर जल्दी निकलो यहाँ से। शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन दोनों बुरी तरह डर गए थे और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। भागते भागते झाओ मेइचिन बीच में ही गिर पड़ी, लेकिन शेन ज़ीचियांग ने पलटकर देखा तक नहीं और सीधा दूर भाग गया। झाओ मेइचिन ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और बिना कुछ कहे आगे भागने लगी। वो बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि शेन ज़ीचियांग किस तरह का आदमी है, वरना मुझे जन्म देने के तुरंत बाद ही वो उससे अलग क्यों होती। वो दोनों आगे पीछे भागते हुए गेस्ट हाउस पहुँचे। कमरे में बैठकर वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। अभी उन्होंने दो बातें भी नहीं की थी कि नीचे से उसी गुंडे की आवाज फिर सुनाई दी। अपना सामान बांध लिया हो तो जल्दी नीचे दफा हो जाओ। वो उन दोनों पर लगातार नजर रखे हुए था जब तक कि शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच गए। उसके बाद ही जो जे अपने आदमियों के साथ वहां से गया। उसने मेरा काम लिया था तो उसे ये काम किसी भी तरह पूरा तो करना ही था। उनके जाने के बाद अब हम क्या करें? क्या सच में हमें वापस लौटना पड़ेगा? शेन ज़ीचियांग का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने अपना सारा गुस्सा झाओ मेइचिन पर निकाल दिया। मुझसे क्या पूछ रही है? मैं क्या खाक बताऊं? ये सब तेरे उस लाडले बेटे का ही तो किया धरा है। झाओ मेइचिन पहले तो डर गई, लेकिन फिर वो भी पीछे नहीं हटी और उससे लड़ने लगी। ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारा बेटा ही न हो। दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। तभी एक भारी और डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। तो तुम दोनों ही शेन यीफेंग के माँ बाप हो? झाओ मेइचिन गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने झुंझलाते हुए मुड़कर देखा। मुझसे उस एहसान फरामोश का नाम मत लो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर सवाल पूछने वाले उस आदमी पर पड़ी। वो फूलों वाली शर्ट पहने एक आदमी था जिसकी खुली हुई चमड़ी पर खौफनाक टैटू बने हुए थे। वो तो उन गुंडों से भी कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे था। झाओ मेइचिन के मुंह से शब्द निकलने ही बंद हो गए और उसका सारा गुस्सा जैसे हवा में गायब हो गया। भैया जी, आपको हमसे क्या काम है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए ऐसे देखा जैसे किसी शार्क ने खून के प्यास से दांत दिखा दिए हो। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। शेन ज़ीचियांग को एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी पहले वाले गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने झिझकते हुए मना करने की कोशिश की। भाई साहब, हमें सच में अपनी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस आदमी ने बस अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े गुंडों ने तुरंत उन दोनों को घेर लिया। शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन कमजोर, डरे हुए और बेबस होकर उनकी तरफ देखने लगे। भाई साहब, हम आराम से बात कर सकते हैं ना? फूलदार शर्ट पहने उस आदमी ने लाचारी का नाटक करते हुए कहा। मैं भी तो आराम से ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग सहयोग ही नहीं कर रहे, तो मैं भी क्या करूँ? शेन ज़ीचियांग ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ तुरंत कहा। हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। झाओ मेइचिन ने भी डर के मारे तेजी से अपना सिर हिलाया। फूलदार शर्ट वाले आदमी ने संतोष भरी मुस्कान के साथ शेन ज़ीचियांग का कंधा थपथपाया। अब हुई ना बात। शेन ज़ीचियांग घबराते हुए उसे घूर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फूलदार शर्ट वाला आदमी पलटा और अपनी 2 उंगलियों को हवा में आगे की तरफ हिलाते हुए बोला, चलो यहाँ से। शेन ज़ीचियांग और झाओ मेइचिन को घेरे हुए आदमी तुरंत हरकत में आ गए। उन दोनों को मजबूरी में गुंडों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी ही देर में टिकट काउंटर के पास से
वो लोग रेलवे स्टेशन के दरवाजे से ओझल हो गए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। उस वक्त मैं जो जी से फोन पर बात कर रहा था। तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो जी ने कहा। इसमें शुक्रिया कैसा? मेरा भाई सड़क पर खो गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो उसे किडनैप करके कहाँ ले जाते। उसके सामने तो ये बहुत छोटी सी बात है यार। जो जी के पिता पुलिस कमिश्नर हैं, इसलिए वो बिना किसी डर के बेधड़क घूमता है। आमतौर पर कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपने छोटे भाई को बाहर ले गया था। लेकिन किसे पता था कि उस दिन कोई बाहरी किडनैपर वहाँ आ जाएगा, जिसने अंधी हिम्मत दिखाते हुए उस बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किडनैपर दिन दहाड़े बच्चे को उठाने की हिम्मत करेगा। फोन रखने के बाद मैं वापस अपने रेस्तरां में आ गया। रेस्तरां के किचन की सफाई हो चुकी थी, लेकिन कुछ नई मशीनें कल तक ही आ पाएंगी। मैंने हॉल में रखी टूटी हुई मशीनों को देखा और एक गहरी सांस ली। इन मशीनों की उम्र कम से कम 10 साल तो होती ही है, लेकिन अभी इन्हें 5 साल भी नहीं हुए थे। कुछ तो 1 साल भी नहीं चली और अभी से इतनी टूट गई हैं कि किसी काम की नहीं रही। सच में बहुत नुकसान हो गया किसी अनजान और अधूरी बनी हुई इमारत में। भाई साहब, शेन यिफेन को हमारी जरा भी परवाह नहीं है। हम उसके पास गए थे, उसने तो हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्लीज हमें जाने दो ना। कल तो वो हमें धमका भी रहा था, कह रहा था कि पुलिस को बुलाकर हमें पकड़वा देगा। आप हमारे जरिए उसे बिल्कुल नहीं डरा सकते, वो हमारी परवाह नहीं करता। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर यूनकाई यूमिंग रेस्तरां के कर्मचारियों से पूछ लीजिए। शेन जिकियांग और झाओ मेकिन घुटनों के बल जमीन पर गिड़गिड़ा रहे थे। वो सामने खड़े गुंडों के आगे लगातार सिर झुकाकर रहम की भीख मांग रहे थे। फूलदार शर्ट वाले टाइगर भाई अपनी बंदूक को हवा में उछाल रहे थे और वापस पकड़ते हुए बड़ी बेपरवाही से बोले, गौजी जरा जाकर पता तो करो। 1 घंटे बाद गौजी लौट आया। टाइगर भाई, ये दोनों सच कह रहे हैं। उस शेन यिफेन को अपने माँ बाप के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइगर भाई ने बिना किसी भाव के शेन जिकियांग और झाओ मेकिन को घूरा। तो जब तुम लोग मेरे किसी काम के ही नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? ये कहते हुए उसने अपनी बंदूक उन पर तान दी। झाओ मेकिन डर के मारे जमीन पर ही सुन्न पड़ गई। उसके नीचे से डर के मारे पीली धार बह निकली। टाइगर भाई ने गुस्से से माथे पर सिलवटें डाली। झाओ मेकिन को घिन आती नजरों से देखते हुए बोला, मुझे डर के मारे कपड़े गीले करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बात खत्म होते ही उसने ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली हिलाई। बंदूक की धान्य सी आवाज के साथ ही झाओ मेकिन अगले ही पल जमीन पर ढेर हो गई और हमेशा के लिए शांत हो गई। शेन जिकियांग का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो दहशत में बंदूक की नली को घूरता रहा और जमीन पर अपना सर पटक पटक कर रहम की भीख मांगने लगा। भाई भाई, मैं कपड़े गीले नहीं करूँगा, मैं आपके काम आ सकता हूँ। मैं शेन यिफेन को बाहर निकाल कर ला सकता हूँ। टाइगर भाई ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। उसने अपनी बंदूक नीचे रखी। अगर तुम सच में उसे बाहर निकाल लाए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वो पीछे मुड़ा और आलस भरी आवाज में फरमान सुनाया, इस औरत की लाश को यहाँ से हटाओ। शेन जिकियांग के इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस सहमा हुआ फर्श को ही घूरता रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी नजर झाओ मेकिन के शरीर पर न पड़ जाए। तभी कुछ कदमों की आहट हुई, फिर किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आई और आखिर में सारी आवाजें उसके कानों से दूर होती चली गईं। अचानक टाइगर भाई की आवाज ठीक उसके सर के ऊपर से आई, इधर आ, मुझे हवा से बचा। शेन जिकियांग डरते डरते खड़ा हुआ और अपने कोट से तेज चलती हवा को रोकने लगा ताकि वो सिगरेट जला सके। टाइगर भाई ने धुएं का एक लंबा कश लिया और सुकून से आहें भरते हुए आखिरकार बोला, बता तू शेन यिफेन को कैसे बाहर निकालेगा? शेन यिफेन अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। मैं उसके दादाजी की बात का सहारा लेकर उसे बाहर बुलाऊंगा। टाइगर भाई ने अपनी आंखें छोटी की और एक और कश लिया। शेन जिकियांग घबराहट में उसे ही देखता रहा। उसकी बंद मुट्ठियों से पसीना छूट रहा था। बहुत देर बाद टाइगर भाई ने जवाब दिया। शेन जिकियांग के कंधों से जैसे बोझ उतर गया और उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। शाम ढलने को थी और डूबता सूरज खून की तरह लाल हो रहा था। रेस्टोरेंट से निकलते ही मेरा सामना शेन जिकियांग से हो गया। मैंने माथे पर सिलवटें डाली और वहीं रुक गया। ये अभी तक यही है? जो जिये ने तो कहा था कि ये रेलवे स्टेशन जा चुका है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, शेन जिकियांग खुद ही बोल पड़ा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादाजी की मौत कैसे हुई थी? आखिर वो कैसे गुजर गए थे? मेरा चेहरा एकदम से सख्त हो गया। तुम इस बारे में क्या जानते हो? उस वक्त मैं एक पहाड़ी से लुढ़क कर अस्पताल पहुंच गया था और मुझे इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। दादाजी मेरे इलाज के पैसे जुटाने के लिए शेन जिकियांग के घर गए थे। बस उस दिन के बाद से
मैंने दादाजी को अस्पताल में दोबारा कभी नहीं देखा। जब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आया तो मैंने देखा कि दादाजी बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके बिस्तर के पास सू मेंग्याओ खड़ी थी। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि हमेशा स्वस्थ रहने वाले दादाजी की ये हालत कैसे हो गई। मैंने रोते हुए दादाजी से वजह पूछी। तब दादाजी ने कमजोर आवाज में कहा था, ये फेंग। दादाजी कुछ नहीं बताना चाहते और तुम भी मत पूछना। अपनी इस हालत पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस तुम ठीक हो यही मेरे लिए काफी है। फिर दादाजी ने सू मेंग्याओ को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीरे धीरे डूबती जा रही थी। मेंग्याओ, मेरे जाने के बाद इस दुनिया में यीफेंग का कोई अपना नहीं बचेगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जैसे ही सू मेंग्याओ ने हाँ कहा, दादाजी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस वक्त ये सदमा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं वहीं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तब तक सू मेंग्याओ दादाजी का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। इतने सालों में मैं आज तक नहीं जान पाया कि आखिर दादाजी की वो आखिरी हालत किस वजह से हुई थी। सू मेंग्याओ से पूछने पर उसने भी मुझे इस मामले को यहीं छोड़ देने को कहा। उसने कहा कि जो बीत गया सो बीत गया। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शेन जीचियांग एकदम चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि शिकार जाल में फंस चुका है। वो मुड़ा और गली के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगा। ये बात करने की सही जगह नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं शेन जीचियांग की पीठ को घूरता रहा और कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसे बगल वाले मोड़ पर मुड़ते हुए देखा। माथे पर सिलवटे लिए मैं भी उसी मोड़ पर मुड़ गया, लेकिन सामने हांगकांग के गुंडों वाले कपड़े पहने कुछ लोग एक कतार बनाकर मेरे ठीक सामने खड़े थे। उनमें से सबसे आगे खड़े टैटू वाले आदमी ने, जिसने फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी, मुझे देखकर एक खौफनाक सी मुस्कान दी। चुपचाप हमारे साथ चलो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिए गए। दहशत में कांपते हुए मैं उन लोगों के साथ एक खंडहर हो चुकी अधूरी इमारत में दाखिल हुआ। अंदर एकदम घुप अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक कि उनके कुछ गुर्गों ने आसपास से सूखी लकड़ियां और टहनियां इकट्ठी करके वहां आग नहीं जला दी। आग की रोशनी में तब जाकर मुझे आसपास का नजारा दिखा। मैंने सरसरी निगाह से चारों तरफ देखा। अचानक मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरी नजर जमीन पर पड़े उन गहरे काले रंग के सूखे धब्बों पर जम गई। मैं बुरी तरह घबरा गया और उन धब्बों के सहारे बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन बाहर सिवाय घुप अंधेरे के कुछ नहीं था। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? लेकिन बॉस टाइगर ने मुझे पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने अपना मोटोरोला का फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो लू जियान, तेरा भाई अभी मेरे कब्जे में है। अगर तू चाहता है कि वो जिंदा रहे तो फौरन कोवलून शहर आ जा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं बिना बात के किसी और की दुश्मनी का शिकार बन गया हूँ। टाइगर ने फोन बिल्कुल मेरे मुंह के पास ला दिया। बोल कुछ। लू जियान, मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ से लू जियान की घबराई हुई आवाज आई। फोन से तुरंत उसकी आवाज सुनाई दी। देख, तू उसे हाथ भी मत लगाना। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे, मैं अभी कोवलून शहर के लिए निकल रहा हूँ। फोन काटने के बाद टाइगर एकदम खामोश हो गया। शेन जीचियांग की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपने अंदर मची उथल पुथल को जबरदस्ती दबाया और शांत रहने का नाटक करते हुए आसपास के माहौल को देखने लगा। वक्त का एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैंने एक बार फिर उस गैंग के लीडर को देखा। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो एकदम सपाट हो चुका था। उसके पूरे शरीर से एक खौफनाक और जानलेवा सी दहशत छलक रही थी और उसकी घूरती निगाहें मुझ पर ही गड़ी थी। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। काफी देर हो गई है। लू जियान को अब तक कोवलून शहर पहुंच जाना चाहिए था। ये कहते ही उसने दोबारा फोन मिलाया। पता नहीं फोन पर दूसरी तरफ से क्या कहा गया, लेकिन टाइगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से मेरी कॉलर पकड़ी, नंबर डायल किया और फोन को मेरे चेहरे के पास सटा दिया। तू बोल। फोन उठ चुका था। मैं झट से चिल्लाया, लू जियान, ये लोग मुझे मारने वाले हैं। टाइगर ने झटके से मेरे हाथ से फोन छीना। फोन से आवाज आ रही थी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। टाइगर ने फोन अपने कान पर लगाया और गुर्राया, अभी थोड़ी देर पहले भी तूने यही कहा था। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि ये रसोइया है, खाना बनाता है ना? कैसा रहेगा अगर मैं इसकी एक उंगली काट दूं? ये कहते हुए उसने फोन को स्पीकर पर डालकर जमीन पर रख दिया और पूरी ताकत से मेरा हाथ खींचकर जमीन पर दबा दिया। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसकी नली मेरी बीच वाली उंगली पर रख दी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। टाइगर ने चिल्लाकर कहा, लू जियान, मैं सिर्फ 3 सेकंड तक गिनूंगा। 3 सेकंड बाद मैं गोली चला दूंगा।
एक, मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। मैं रोते हुए चीखा, छोड़ दो मुझे, किसी को ऐसे किडनैप करना जुर्म है। लेकिन मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ और टाइगर ने गिना। 2, मैंने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया था, बस मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रहा था। उसने 3 गिना भी नहीं था कि तभी मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम सब निशाने पर हो, अपने हथियार नीचे डाल दो। टाइगर भाई ने नजरें उठाई तो देखा कि न जाने कब से एक लाल लेजर लाइट सीधा उसके माथे पर तनी हुई थी। उसने गुस्से में एक गाली बकी और मेरी कलाई छोड़ दी। मैंने हैरानी से ऊपर देखा, वहाँ एक पूरी तरह से हथियारों से लैस इंसान खड़ा था। पता नहीं वो कब छुपकर उनके इतने करीब आ गया। वो सू मंग याओ थी। मैंने उस साय की तरफ देखा और मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे बचाने आई है। जब टाइगर और उसके आदमियों ने हार मान ली और उन्हें पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया, तब जाकर सू मंग याओ मेरे पास आई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और बहुत ही फिक्र के साथ मुझे देखते हुए पूछा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मैं सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, शुक्रिया। मेरी बात सुनकर सू मंग याओ एकदम सुन्न पड़ गई। ये तो मेरा फर्ज था, उसने कहा। मैंने पूछा, पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सू मंग याओ एक बार फिर खामोश हो गई। वो भला क्या जवाब देती? क्या वो ये कहती कि उसे मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने शंघाई का ये मिशन लिया था, सिर्फ मुझे एक बार देखने के लिए, और इत्तेफाक से उसने मुझे किडनैप होते हुए देख लिया। आखिरकार सू मंग याओ ने मुझे सब सच सच बता दिया। वो नहीं चाहती थी कि अपनी खामोशी और कम बोलने की आदत की वजह से वो मुझे हमेशा के लिए खो दे। और जब बात ये थी तो उसने दिल खोलकर सब कह दिया। मैं तो बस हैरान रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सू मंग याओ के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। ये उन चंद मौकों में से एक था जब उसने मुझसे कोई प्यार भरी बात कही थी और ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैंने सिर उठाकर सू मंग याओ की गहरी आंखों में देखा और अचानक पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सू मंग याओ ने हामी भरी, वो भी बिना एक पल सोचे। मैंने बहुत ही प्यार से कहा, तो फिर क्या तुम मुझे अपना बनाने की कोशिश करना चाहोगी? मेरी बात सुनकर सू मंग याओ मुझे झिझकते हुए देखने लगी। वो सोच रही थी कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर वो कोशिश करेगी तो क्या मैं मान जाऊंगा? ये सोचते ही सू मंग याओ ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। मैं कोशिश करूंगी। भले ही उसे इजहार करना नहीं आता था, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार थी। उसे बस इसी बात की तसल्ली थी कि यीफेंग अब उससे दूर नहीं भाग रहा था। मैं मुस्कुरा दिया। मौत के मुंह से वापस आने के बाद मैंने सोचा, उसने मेरी जान बचाई है तो कम से कम एक मौका देना तो बनता है। इस खौफनाक हादसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत के सामने दुनिया की हर बात कितनी छोटी है। किसी को नहीं पता कि अगले ही पल क्या हो जाए या मौत कब आकर दरवाजा खटखटा दे। मैं बस इतना ही कर सकता था कि जब तक जिंदा हूँ दिल में कोई मलाल न रखूं। और सच कहूँ तो जिस पल मैंने सू मंग याओ को वहाँ देखा था, मुझे तभी एहसास हो गया था कि उसके लिए मेरा प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था। तो फिर क्यों न उसे एक और मौका दिया जाए। 1 साल बाद शंघाई के उस बड़े से फेरिस व्हील पर सू मंग याओ ने मुझे कसकर गले लगा रखा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने को बेताब थे। अभी कुछ ही पल पहले मैंने आखिरकार उसके इजहार को कबूल कर लिया था। मैंने उसे देखते हुए कहा, सच कहूँ तो जब हमारी शादी हुई थी ना, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरा इतना ख्याल सिर्फ इसलिए रखती हो क्योंकि तुम पर दादाजी का कोई एहसान है। सू मंग याओ की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने हड़बड़ाकर सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो उसे भी पहले से तुम्हें पसंद करती थी। मैंने पूछा, वो कब से? उसने कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस वक्त तुम सिर्फ 16 साल के थे। ये सुनकर मैं सोचने लगा। कुछ पल के लिए मैं यादों में खो गया। उस वक्त दादाजी को सेना से रिटायर हुए कुछ ही साल हुए थे। सू मंग याओ हमारे घर के पास से गुजरी थी तो वो दादाजी से मिलने आ गई। उस समय मैं दादाजी के पीछे छिपा हुआ था और छुप छुप कर उस लड़की को देख रहा था जो मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। वो एक बहुत ही समझदार दीदी लग रही थी और मेरे मन में उसे लेकर बहुत उत्सुकता थी। मुझे थोड़ी उलझन हुई। उस वक्त तो मैं दादाजी के ठीक पीछे छिपा था और अपना चेहरा भी मुश्किल से ही दिखाया था। उसने कहा, उस दिन तुम्हारे दादाजी के घर आते रास्ते में तुम सड़क के किनारे खड़े होकर एक डेंडेलियन के फूल को फूंक मार रहे थे। धूप बिल्कुल तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे अचानक सब याद आ गया। उस वक्त मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। मैंने वो दवाइयाँ खानी शुरू नहीं की थी और मैं इतना मोटा भी नहीं था। मैंने उससे नजरें हटा ली और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर तुम मुझे इतने पहले से पसंद करती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने तो मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तुम्हें हमेशा से वो गुशु हेंग पसंद था। सू मंग याओ अब पहले से कहीं ज्यादा बातें करने लगी है, हालांकि अब मेरे अलावा।
बाकी लोगों से वो ज्यादा बात नहीं करती। उन पुरानी बातों को याद करके आज भी मेरे दिल में थोड़ी सी टीस उठती है। मैंने थोड़ा सख्त दिखने का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। तो अब से अगर कोई भी बात हो तो मुझे सीधे सीधे बताना। तुम्हारे पास बस यही एक मौका है। सु मेंग्याओ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़ी गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम आगे से ऐसी बातें मत कहना। मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी पहले कही गई उन बेरुखी भरी बातों ने सु मेंग्याओ का दिल दुखाया था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बड़े प्यार से मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। बस तुम पहले की तरह मत करना और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। सु मेंग्याओ ने मुझे और जोर से अपनी बाहों में भींच लिया और एक गहरी आवाज में कहा, हम। उसकी गहरी काली आंखों में बेइंतहा प्यार छलक रहा था। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं,